नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ परसेंटेज के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। जो परसेंटेज क्या है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है और कहाँ कहाँ ये अप्लाई हो रहे हैं, तो उसको हम इस वीडियो में जानेंगे। और एसएससी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उनके 2-3 मेथड्स हम सॉल्व करने की देखेंगे जो अधिकतर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो परसेंट क्या है? परसेंट जो है वर्ड परसेंटम से बना हुआ है, परसेंटम से डिराइव किया हुआ। परसेंटम मीन्स परसेंट, ठीक है। परसेंट मतलब सेंट मतलब होता है 100। सेंट मतलब जब हम कोई क्रिकेटर खेलता है, सेंचुरी मारता है, तो आप देखते हैं उसमें भी सेंट लगा होता है। तो सेंचुरी होता है 100। जब हम बोलते हैं कि इस सेंचुरी में 21st सेंचुरी में 21st सदी, एक सदी मानते हैं उसको, जो 100 साल के पीरियड को हम सदी मानते हैं, तो वो सेंट कहलाता है, सेंचुरी। तो परसेंट मतलब हर 100 में से कुछ हिस्सा, जिसको हम परसेंट कहेंगे। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिशत। जैसे हम हिंदी में क्रिकेट में उसको शतक कहते हैं, तो हर शतक में से या हर 100 में से आप उसको आसान शब्दों में कह सकते हैं। तो परसेंटेज का साइन होता है, यहाँ पे हमने बनाया हुआ, ये परसेंटेज का साइन है। ये डिनोट करता है 1/100, ठीक है। परसेंट भी एक तरह का ये रेशियो होता है। उस रेशियो का क्या होता है, वो 1:100 का रेशियो होता है, ठीक है। आप अगर उसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे और अगर फ्रैक्शन माने तो 1/100। तो एक परसेंटेज का जो साइन है वो एक 1/100 को रिप्लेस कर सकता है, या 1:100 को। तो पर 100 1/100। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं 60% कहूँ, अगर मैं आपको कहूँ, आपका जो भी नाम है XYZ, 60% हो आप, ठीक है, आप 60% हो, तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। अगर मैं आपको कहूँ कि आप 60% हो, या आप 40% हो, या वो 50% है, ठीक है, तो 50 यहाँ पे 60% जैसे मैंने लिखा है, तो 60% क्या होता है, 60/100 होता है। लेकिन जब तक आप इसको बेस नहीं देंगे कि ये 60% किस चीज़ का है, मीन्स अगर आप 60% उसको कह रहे हैं तो किस चीज़ का 60% है वो, तो आपको उसको बेस देना पड़ेगा, उसको किसी से तुलना करनी पड़ेगी कि आप रमेश की तुलना में 60% हो, उसकी बुद्धि की क्षमता के तुलना में आप 60% हो, ठीक है, या उसकी हाइट का आप 60% हाइट है आपकी। तो आप जब तक किसी को तुलना नहीं देंगे तब तक परसेंटेज का कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पे अगर आप 60% कह रहे हैं तो अगर 60% का कोई मतलब नहीं रहता है। हाँ, अगर आप इसको कहेंगे कि उसने एग्ज़ाम में 60% लाया, तो 60/100 लेके आया है, मीन्स प्रति 100 में से वो 60 नंबर लेके आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं परसेंटेज से, ठीक है। परसेंटेज का महत्व तभी है जब आप इसको किसी चीज़ से जोड़ें, जैसे हम एग्ज़ाम्स में कहते हैं, या आप किसी डाटा इंटरप्रिटेशन में कहते हैं कि इस साल हमें 60% मुनाफे की वृद्धि हुई है, पहले जो मुनाफा था पिछले साल उसमें 60% की बढ़ोतरी हुई है। तो आप इसको मान सकते हैं कि हाँ, इस चीज़ का महत्व है 60% का। अन्यथा ये एक स्टैंड अलोन एक चीज़ है जिसका मतलब कोई महत्व नहीं है, नल एंड वॉइड टाइप। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 600 का 60%। 600 का 60% क्या होता है, ठीक है। एक तरह का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ 60% है, तो ये 600 का 60% है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बराबर के बाद यहाँ लिखा है हर 100 में 60। तो ठीक है, अगर 600 को मैं 6 टुकड़ों में तोड़ दूँ, 100 के 600 को अगर मैं 6 टुकड़ों में तोड़ दूँ 100 के, तो हर में से अगर मैं 60 निकालूं, हर एक 100 में से 60 निकालूं, तो ये 100 का 60%, हर 100 में 60%, हर 100 में 60, हर 100 में 60, और इन सबको जोड़ दूं, तो आप देख सकते हैं ये 600 हुआ, क्योंकि 600 को
6 टुकड़ों में तोड़ा मैंने, तो 60 को हर 100 में से निकाला मैंने, तो ये 360 अब जोड़ेंगे तो 360 होगा। तो ये आपका 600 का 60% है। ठीक है, तो हम इस तरीके से हमेशा नहीं निकालेंगे। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए कि प्रति 100 में से 60, प्रति 100 में से 60, प्रति 100 में से 60 निकलता है, तो हर 100 में 60 कंपेयर होता है, तब ये जाके परसेंटेज कहलाता है। तो इसलिए 60/100 कहते हैं उसको, 60/100 किसका, 600 का, तो ये 360। तो हम यहाँ पे अगर ऐसे ऐड करके नहीं निकालना चाहते परसेंटेज, तो हम कैसे निकालेंगे, तो 600 × 60% है, तो आप जानते हैं परसेंटेज के साइन को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1/100 से, 1/100 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो 600 × 60 × 1/100, तो कितना हो गया, 36,000/100 = 360। ठीक है, 2 जीरो कट गए, बचा 360/1, एक का कोई नीचे रोल नहीं रहता फ्रैक्शन में, तो 360। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू अगर आप अकेले रखें तो इसकी कोई महत्व नहीं। ये अगर किसी से कंपैरिजन करें, तो जैसे 60% किसका, 600 का, तब इसका कोई महत्व है। 60% को आपको किसी के साथ जोड़ना पड़ेगा, ऐसी किसी भी परसेंटेज को, ये 60% निकले नहीं। अगर आप 10% किसी के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये कंपैरिजन में बहुत यूज़ होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं फर्दर कैसे हम इसको बेहतर यूज़ कर पाएंगे आगे आने वाले मेथड्स में। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि अगर राम के मार्क्स 480 आउट ऑफ 600 है, राम के मार्क्स 480 आउट ऑफ 600 उसने पाए, तो राम के परसेंटेज कितना होंगे, 480 उसने पाए 600 में से। तो जब भी हम किसी से तुलना करते हैं कि किसी कितने में से वो पाया, तो 480 उसने 600 में से पाया, और 480 और कुछ 600, 400 जो राम्स के मार्क्स हैं उसको अगर हम परसेंटेज में चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे, 480/600 × 100, तो ये 80%। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं जो मैंने वहाँ पे आपको बताया 60% हर 600 में से था, तो ये 80% प्रति 600 में से है। ठीक है, 80% ऑफ हर 600 में से हर 100 में ये 80 मार्क्स लेके आ सकता है। ठीक है, इसी तरह से हम श्याम के मार्क्स देखते हैं। श्याम ने क्या किया, 380 आउट ऑफ 500 लेके आए वो एक एग्ज़ाम में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों के मार्क्स का अंतर सेम है, 480 और 600 का अंतर 120 है। 600 में से अगर आप 480 माइनस करें 120, तो 500 में से 380 माइनस करेंगे तो 120। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही सेम टाइप के स्टूडेंट्स हैं जिसमें 120 का ही अंतर आया है। तो आप अगर परसेंटेज का अगर आपको महत्व नहीं पता है तो आप अभी समझ जाएंगे कि इसका क्या महत्व है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे श्याम ने 120 का अंतर है और राम का भी 120 का अंतर है। तो आप बोलेंगे कि नहीं, दोनों बराबर हैं, दोनों तेज बच्चे हैं पढ़ने में और दोनों ही अव्वल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम प्रतिशत में चेंज करते हैं श्याम के मार्क्स को, तो श्याम के मार्क्स को जो प्रतिशत में आप चेंज करेंगे तो 380/500 × 100, तो ये 76% है। तो ये 76% हर 100 में से लेके आ रहे हैं। तो मीन्स अगर श्याम अगर 100 मार्क्स का एग्ज़ाम देता है तो उसको एज एन एवरेज 76% मार्क्स आएंगे, और राम अगर देगा तो उसके लाने के चांसेस कितने हैं, 80%। ठीक है, तो ये इसका सक्सेस रेट है कि हर 100 में ये 80 मार्क्स ला सकता है और ये 76। तो यहाँ पे राम बेहतर है। ठीक है, तो राम यहाँ पे एक बेहतर स्टूडेंट निकला जो कि परसेंटेज में ज़्यादा नंबर लेके आए। तो परसेंटेज आप देख सकते हैं, परसेंटेज का महत्व क्या है। जब आप यहाँ पे आप देख सकते थे कि दोनों के मार्क्स अंतर 120 है, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड में, लेकिन जब उसको परसेंटेज में आपने उसको बदला तो परसेंटेज में आपको बदलना आ गया ना। 380/500 कैसे हुआ, कितने मार्क्स आए, कितने में से, इंटू 100 वो प्रतिशत में। तो आपने देखा कि 120 का दोनों में अंतर है, लेकिन जब प्रतिशत में बदला आपने तो आपको अंतर पता चला कि ये 80 मार्क्स ला सकता है 100 में से, और ये 76% 100 में से लेके आ सकता है। तो यहाँ पे राम बेहतर स्टूडेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं और परसेंटेज को और बेहतर से समझें।
तो मान लेते हैं कि एक सर्कल है, ठीक है, मान लेते हैं कि एक सर्कल है, उसको अगर आप 100 मानते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये 100 है, आप इसको 100 रुपये का नोट भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको आप आधा करेंगे, अगर आप इसको आधा आधा कर देंगे, ये एक बॉल थी जिसको हमने आधा कर दिया, तो 100 को अगर आप आधा कर देंगे तो 50 हो जाता है, ठीक है। 100 को अगर हम आधा कर दें, अगर 100 रुपये को आधा आधा करेंगे तो 50-50 के 2 नोट बनेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से ये बॉल भी आधी आधी 50-50 की हो जाएगी। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 100 का 50%, 1/2 को 50% कह सकते हैं, तो ये 100 का 50% है, ठीक है। 100 का 50% भी 50 होता है। 100 का 50% 50 कैसे होता है, 50 का परसेंटेज का साइन जब आप चेंज करेंगे 1/100 में, तो 50/100 आएगा, जो कि 1/2 ही होता है, ठीक है, जो कि 1/2 ही होता है। 1/2 को अगर आपको प्रतिशत में चेंज करना है तो आपको 200 करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा 50%। तो इसी तरह से प्रतिशत को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो आपको डिवाइड बाय 100 करना होता है, भाग देना होता है 100 से, और अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो उसको 100 से गुना या मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% बराबर 1/2। तो इसी सर्कल को अगर हम 4 हिस्सों में काट दें, समझ लीजिए 100 के नोट को आपने 4 इक्वल हिस्सों में बांट दिया, हर एक को 100 को अगर 4 हिस्सों में बांटेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, हर 25-25-25-25। तो यहाँ पे देखिए अगर 100 को आपने 4 से भाग दिया तो 25 हुआ, एक हिस्से का क्वांटिटी हुआ 25, या वैल्यू कह सकते हैं आप। तो 1/4 को आप 25% से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 1/4 25%। कैसे, फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो इंटू 100 करते हैं, और परसेंटेज को आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4, 3/2 इस टाइप में कन्वर्ट करना है, तो 100 से हमें भाग देना है। तो आप देख सकते हैं 25% का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। आइए इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे, फ्रैक्शंस को और परसेंटेज को। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में हमें जब बदलना है तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं 100 से, भाग मतलब डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे देखिए 100% लिखा है, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूँ, ठीक है, तो 100% को अगर मैं फ्रैक्शंस में चेंज करना चाहूँ तो इसकी परसेंटेज की साइन को रिप्लेस करूँगा मैं 1/100 से, ठीक है। और आप ये बीच में अगर कोई चीज़ नहीं है जैसे इंटू, आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट लेना है कि 100 इंटू परसेंटेज साइन है, तो 100 इंटू 1/100 क्या होता है, 100/100 इज इक्वल टू 1/1, 1/1 इज इक्वल टू 1/1 ही होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर 50% मेरे को निकालना है, इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो उसको कैसे करेंगे, 50 को 100 से भाग देंगे, परसेंटेज साइन को रिप्लेस करेंगे 1/100 से, तो 50/100 इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली 25% को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो सेम रूल से 25/100 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को, परसेंटेज की वैल्यू को आधी आधी करते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12.5% है, ठीक है। 12.5% को आप जब कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो 12.5/100, ठीक है। तो ये 125/1000 हो जाएगा, जो कि 1/8 के इक्वलेंट होता है। ऐसे ही जब 12.5% को आप आधा करेंगे तो 6.25% है, और इसको आप जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 6.25/100 होता है, तो ये हो जाएगा 625/10,000। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/16। तो ये कुछ बेसिक फ्रैक्शंस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे बेसिक फ्रैक्शंस हैं, जैसे 1 से लेकर 10 तक के आपको हमेशा याद होने चाहिए कि 1 का तो आपको पता है कि 100% होता है, 1/2 होता है 50%, 25% होता है, 1/3 होता है 33, 1/3%, 1/4 होता है आपका 25%, 20
और 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16 2/3%, 1/7 होता है 14 2/7%, ठीक है। 1/8 यहाँ पे हमारा 12.5% है, 1/9 आपका 9.09% ही मान सकते हैं, या 1/11 1/9% मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से आपको फ्रैक्शंस याद होने चाहिए। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, ये बहुत ही बेसिक फ्रैक्शंस दिए हैं, आप इससे दूसरे फ्रैक्शंस भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे 1/2 है हमारे पास, 1/2 हमें पता है 50% है। अगर मैं बोलूँ कि 3/2 कितना प्रतिशत होगा, तो आप सीधा से 50 को 3 से इंटू कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि 50% होता है 1/2। अगर 3/2 पूछ रहा हूँ तो 50 में इंटू कर देंगे तो ये आपका 150% हो जाएगा, ठीक है। 3/2 अगर फ्रैक्शन का आपको कोई बोले कि परसेंटेज इक्विवेलेंट क्या है, इसी तरह से आप दूसरे भी डिराइव कर सकते हैं। तो ये हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना सीखा। परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करना है, 100 से भाग करना है, परसेंटेज साइन को रिप्लेस कर देना है 1/100 से। आइए अब अगले पेज पे हम देखेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन से परसेंटेज, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, हमेशा उसको 100 से इंटू करना है, गुना करना है। तो 1 को अगर 100 से गुना करेंगे, अगर आपका फ्रैक्शन वैल्यू 1/1 है, फ्रैक्शन क्या होता है 2 भाग में होता है 1/1, तो उसको अगर आप चेंज करेंगे परसेंटेज में तो कैसे करेंगे, 100 से गुना करके। तो 1 × 100 इज इक्वल टू 100%, 100%। और इसी तरह से 1/2 को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से इंटू कीजिए। तो ये जो पिछले पेज पे हमने जो किया था 50 को परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट, और फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1/4 को हम कन्वर्ट करेंगे तो 25% होगा, 100 से इंटू करेंगे तो 1/8 12.5 होगा, 1/16 6.25%। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जहाँ पे हमें लगे कि फ्रैक्शंस की ज़रूरत है, जैसे आपको किसी चीज़ की मल्टीप्लिकेशन में बोले कि 50% क्वेश्चन में आता है 50% ऑफ कोई वैल्यू, जैसे 100 ही मान लीजिए, तो आप सीधा उसको क्या 50% को सीधा 1/2 से कर दीजिए रिप्लेस। नहीं तो आप 50 को पहले कन्वर्ट करेंगे 1/2 में, फिर उसको वैसे करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हम फ्रैक्शंस को सीखते हैं, फ्रैक्शंस को जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम में आप कैसे फटाफट उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका और क्या महत्व है। तो फ्रैक्शंस क्यों इम्पोर्टेंट है, फ्रैक्शंस क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अगर देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 75% ऑफ 24 इज सेम एज 3/4 × 24। तो यहाँ पे कह रहा है 75% 24 का 3/4 24 के बराबर है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 75% का होता है फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट 3/4। तो आप ये बताइए कि आप इसका 75% 24 का निकालना ईजी है या 3/4 निकालना ईजी है, क्योंकि आपको पता है कि 3/4 निकालने के लिए 4 और 6 कट जाएंगे, तो 4 4 × 6 होता है 24 और 6 3 जा 18, ठीक है। ये आपका आंसर निकालना इजी है, आपको इजी यहाँ से तुरंत निकल जाएगा। और अगर आप यहाँ से निकालेंगे 75% को सॉल्व करेंगे, अगर आपको 75% का ये नहीं पता है फ्रैक्शनल वैल्यू, तो आपको कितना टाइम लगेगा। 75 को आप 100 से करेंगे या 75 को पहले 24 से इंटू करेंगे, फिर 100 से डिवाइड करेंगे, तब जाके आपको 18 आंसर मिलेगा। तो इसलिए फ्रैक्शंस की ज़रूरत और फ्रैक्शंस को जानना बहुत ज़रूरी है, या तो आपको तुरंत कन्वर्ट करना आना चाहिए एग्ज़ाम में। एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, 6.25% ऑफ 16, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप तो एग्ज़ाम में सोचेंगे बाप रे ये क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करने में ही आप पूरा टाइम लगा देंगे, 1 मिनट लग जाएगा। इतना टाइम नहीं होता, आपके पास 30 सेकंड से भी कम टाइम होगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और एसएससी में टॉप करना, ये किसी भी एग्जाम में आजकल इतना टफ कंपटीशन है कि आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए बहुत फास्ट। तो आपको पता होना चाहिए, ऑन टिप्स होना चाहिए कि 6.25% 1/16 के इक्विवेलेंट होता है, और 16 से 16 कैंसिल होकर आपका आंसर 1 हो जाएगा। नहीं तो आपको ये देख के तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि 6.25% ऑफ 16 1 होगा, अगर आप ऐसे सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आपको अगर फ्रैक्शन पता है 6.25% का,
6.25 का परसेंटेज होता है, फ्रैक्शन होता है 1/16, और 1/16 इंटू 16 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं परसेंटेज कैसे सिंपल हो जाता है और इजी टू कैलकुलेट होता जाता है जब हम उसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं। आइए अब आगे चलते हैं, कुछ कंसेप्ट सीखेंगे जो हमारे परसेंटेज की थिंकिंग को बेहतर बना सके। तो यहाँ पे मैं देखिए लिखा है व्हाट इज, क्वेश्चन एक दिया है एग्जांपल के लिए, व्हाट इज 24% ऑफ 25। ठीक है, 25 का 24% क्या है। तो जब भी मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 24% ऑफ 25, तो आप सिंपल से इस क्वेश्चन को ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 24% ऑफ हमेशा इंटू होता है इंटू 25। ठीक है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन साइन से साथ डिवाइड कर दीजिए, जैसे 24 अलग, 25 अलग, इंटू परसेंट अलग। तो आप अब देख सकते हैं कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू किसका पता है, 24 का पता है, नहीं पता, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन 25 एक ईजी फ्रैक्शन है, आपको पता है कि 1/4 होता है। 25%, अगर 25% 25 और परसेंट के साइन को साथ में रख लें तो आपको पता है कि आप 25% आपको 1/4 होता है। तो 1/4, 24 इंटू 1/4 आप करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 6। तो आप देख सकते हैं कि आप परसेंटेज वैल्यू को जब इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, आप 24 के साथ भी रख सकते हैं, 25 के साथ भी रख सकते हैं, इंटू में आप किसी के साथ भी रख सकते हैं जब आपके साथ मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो क्योंकि परसेंटेज वैल्यू एक कुछ नहीं है, 1/100 है, एक फ्रैक्शन है 1/100 का, आप इसको किसी के साथ रख सकते हैं, आपकी वैल्यू को कोई चेंज नहीं होने देगा आपके पूरे मल्टीप्लिकेशन में। तो 24 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 24/4 इज इक्वल टू 6। तो आइए देखते हैं हम परसेंटेज वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ 100 इज इंक्रीज्ड 20% देन व्हाट इज द न्यू वैल्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल में दे रहा हूँ कि अगर 100 को 20% बढ़ा दिया तो उसकी क्या वैल्यू। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि 100 का 20% इंक्रीज नहीं पूछा, 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% कितना होगा, इसके निकालने के लिए 100 इंटू 20/100 ही आपको सिंपल करना है। तो आपको पता है कि ये 20 होगा, या तो 100 को 1/5 से फ्रैक्शन से इंटू कर दीजिए तो 20 होगा। तो आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करके आप इजी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है कि 100 इज इंक्रीज 20%, तो आप कैसे निकालेंगे। मेथड 1 है हमारे पास। तो मेथड 1 कहते हैं कि 100, मेथड 1 कहता है कि अगर 100 को 20% से बढ़ाना है तो पहले ट्रेडिशनल मेथड है जो हमें स्कूल में पढ़ते थे बहुत पहले से, तो 100 प्लस 100 इंटू 20%। ठीक है, 100 का 20% इज इक्वल टू, ठीक है, अगर 100 को 100 के 20% से बढ़ाना है तो 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 इंटू 20% ऑफ 100, तो इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 100 इंटू 20/100 इज इक्वल टू 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। ठीक है, आपकी आखिरी वैल्यू 20% बढ़ के आई है। ये हो गया एक तरीका, ट्रेडिशनल मेथड जो हम स्कूल में सीखते आए हैं बहुत पहले से, क्योंकि हमें यही सिखाया गया था बहुत पहले से। लेकिन अब मैथ बहुत एडवांस होती जा रही है, आपके तरीके भी एडवांस होने चाहिए क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो हम यहाँ मेथड 2 भी जानेंगे। ये हो सकता है स्कूलों में भी पढ़ाते हैं लेकिन हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो मेथड 2 क्या कहता है कि अगर 20% कोई वैल्यू बढ़ रही है तो आप उसको सीधा ये फॉर्मूले में डाल दीजिए। पी क्या है, परसेंटेज, जो 20% वैल्यू दी हुई है आपको, 20% 20%, ये आप इस फॉर्मूले में डाल दीजिए। आपका सीधा ये 100 जो है 20% बढ़ के आपको वैल्यू दे देगा। यहाँ हेयर नोट दिया हुआ है, हेयर पी इज इक्वल टू परसेंटेज इन क्वेश्चन। ठीक है, पी इज इक्वल टू जो फॉर्मूला में दिया, तो ये फॉर्मूला जो है 100 इंटू 1 प्लस P/100। तो आपको ये देखने में तो बहुत टफ लग रहा होगा कि फॉर्मूला करेंगे, तो इससे अच्छा हम इसको ऐसे कर लें, लेकिन ये बहुत ही बेहतर तरीका है, आपको मैं बता देता हूँ। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 100 1 प्लस 20/100 इज इक्वल टू 100 इंटू 120/100, 100 इंटू 1.2 इज इक्वल टू 120। ठीक है, आपको देखने में इतना बड़ा लग रहा है लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में रखें और एक चीज़ को जनरलाइज कर लें, एक चीज़ को सामान्य कर लें, जनरलाइज, कि जब 20% कोई भी चीज़ बढ़ती है तो वो 1.2 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, जब
जब कोई चीज़ यहाँ पे आप देखिए इस फॉर्मूले में प्लस है और आपको पता है कि इंक्रीज़ हो रहा है 20%, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखें मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका 1.2 है। तो ये इनिशियल वैल्यू अगर ये 20% बढ़ रही है तो आप इसे को सीधा 1.2 से कर दीजिए, आपको इतना ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, 1.2 से। और अगर ये 30% बढ़ता तो ये आपका 1.30 होता, 1.40 होता। ज़ीरो इसलिए नहीं लगाए क्योंकि डेसिमल में किसी नंबर के बाद ज़ीरो का उतना महत्व कोई नहीं रहता है, आप लगाएं या हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 30% बढ़ रहा होता तो ये 1.3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, 100 इंटू 1.3 130 होता। उसी तरह से अगर 50% होता तो 1.5, अगर 5% होता तो आपको ध्यान रखना है कि अगर सिंगल डिजिट नंबर तो 1.05। आप इस वैल्यू में रख के उन वैल्यूज़ को एक बार चेक कर लीजिए, तब आपकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए जब भी आप यूट्यूब से वीडियोज़ देखें तो कृपया पेन पेंसिल साथ में रखें और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करते रहें। कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात हुई तो आप नोट कर लीजिए, अगर कोई भी चीज़ 20% बढ़ रही है तो आप सीधा से जो इनिशियल नंबर आपको बोला कि जितने परसेंट से बढ़ रही है आप उसको 1 के बाद उतना डेसिमल में नंबर रख दीजिए। 1.20, 30% तो 1.30, 1.30, ठीक, 1.5, अगर 90% बढ़ रहा होता तो 1.9, ठीक। ये तो हो गया एक केस जहाँ पे इंक्रीज हो रही है वैल्यू 20%, वहाँ पे हमने निकाला कैसे इंक्रीज वैल्यू निकालते हैं। आइए अब देखते हैं आगे वीडियोस में चलते हैं। तो इस वीडियो में भी हम परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, लेकिन वहाँ पे हम पिछले वीडियो में हमने निकाला था इंक्रीज 10% इंक्रीज, हम यहाँ पे निकालेंगे 10%, सॉरी वहाँ पे हमने निकाला था 20% इंक्रीज, यहाँ पे निकालेंगे 20% डिक्रीज की वैल्यू। तो वहाँ पे हमने देखा था फॉर्मूला था 1 + p/100 मेथड 2 में। तो यहाँ पे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड सीखेंगे जो हमने बचपन में सीखा था। हो सकता है बहुत सारे लोग जॉब करने लगते हैं तो ये पुराने मेथड भी भूल जाते हैं और टच में नहीं रहते हैं उन्हें पढ़ाई के, तो परसेंटेज से भी नाता छूट जाता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक, जो भी वर्किंग है एसएससी की तैयारी करते हैं। तो मेथड 1 पता है कि हमें 100 - 100 का 20%, ठीक, जैसे हमने 100 + 100 का 20% किया था जब इंक्रीज हो रही थी वैल्यू पिछले वीडियो में, पिछले पेज पे देखा था हमने कि 20% बढ़ रहा था तो हमने इसको ऐड किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिक्रीज हो रही है वैल्यू 20% ऑफ 100। तो 100 - 100 का 20% डिक्रीज करना है। तो कोई भी नंबर आपको हमेशा याद रखना है, 20%, 30%, 40%, 100 पे कितना भी प्रतिशत हो वो उसका उतना ही होता है। तो 100 का 20% 20 ही होता है। सीधे से आप 100 - 20 = 80 आपका यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है, जो नई वैल्यू है जो डिक्रीज हो गया ये। तो ये हो गया मेथड 1। मेथड 2 में हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा यह माइनस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे गलत है, तो आप इसको कृपया इसको इग्नोर कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका माइनस साइन होगा, 1 - p/100। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 - 1 - 20/100 = 100। आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो 1 में से आप एलसीएम ले लीजिए, 100 - 20 तो 80/100, 100 इंटू इसको डेसिमल में करेंगे तो 0.80, 0.80 इंटू 100 = 80। ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पे आपको बताया था जहाँ पे वैल्यू प्लस हो रही थी, वहाँ पे मैंने बताया था मल्टीप्लाइंग फैक्टर जब इंक्रीज हो रही वैल्यू तो 1.2 है। यहाँ पे 20% डिक्रीज हो रही तो आप देख सकते हैं क्या अंतर आया है। ये 100 में से कितना कम है, 20 कम है और दशमलव लग गया आगे। तो ऐसे ही यहाँ पे जब कम होती वैल्यू 30% कम है तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 0.7। आप सीधा से उसको 100 में से माइनस कर दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए 2। ठीक है, कि आपको डायरेक्ट आना चाहिए यहाँ से, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको एसएससी एग्ज़ाम्स में अव्वल करना है तो ये आप डायरेक्ट करने आना चाहिए आपको कि अगर 30% कम हो रहा है तो 0.7 से इंटू होगा, 50% कम हो रहा है तो 0.5 से इंटू होगा, 80% कम हो रहा है तो 0.2 से इंटू होगा, 90% कम हो रहा है तो 0.10 से होगा, 5% कम हो रहा है तो 0.95 से कम मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपको इस वैल्यूज़ में आप रख के इसको कृपया प्रैक्टिस करें। ठीक है,
मल्टीप्लाइंग फैक्टर सीख लें तो आपको ये इतना करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर बहुत ईजी है। क्योंकि अगर आपको पता है कि 40% डिक्रीज़ हो रहा है, 40% डिक्रीज़ हो रहा है, तो 60 से 40 माइनस करेंगे तो कितना होगा 60, तो वही आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। बस आप उसमें डेसिमल लगा दीजिए या 60/100 रख सकते हैं, 100 × 60/100 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो फॉर्मूला जो है 1 + x/100 जो p/100 था और 1 - p/100 डिक्रीज जब हो रही थी वैल्यू, तो ये कैसे आए हैं। तो आप समझ लीजिए जब फॉर्मूले बनते कैसे हैं, जब आप इंटेंसिव यूज़ करते हैं, जैसे 20% बढ़ा तो आप देखते हैं कि उसमें क्या चेंज आ रहा है, बार बार क्या चेंज हो रहा है, तो आप उसको जनरलाइज़ कर देते हैं कि अच्छा ऐसी चीज़ हो रही है। तो अगर हम इसको हमेशा जनरलाइज़ कर दें कि अगर इसको हम 1 + x/100 से इंटू कर दें तो वो एक फार्मूला बन जाता है। तो आइए एक एग्जांपल से देखते हैं कि 1 + x/100 क्यों मानते हैं और 1 - x/100 क्यों मानते हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आप जानेंगे तो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत बेहतर होगा और आपके कंसेप्ट भी इम्प्रूव होंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, इफ़ 100 इज इंक्रीज बाय x% देन व्हाट इज़ द न्यू वैल्यू। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ कि फार्मूलाज कैसे डिराइव होते हैं और जनरलाइज कैसे किए जाते हैं। तो अगर एक वैल्यू 100 उसको इंक्रीज़ किया x% से, देन व्हाट इज़ द न्यू वैल्यू। तो आपको पता है कि अगर हम पुराने मेथड से करते हैं, कोई भी स्कूल वाले मेथड से, तो 100 पहले वैल्यू रखते हैं प्लस 100 में x% इंक्रीज़ हुआ है तो प्लस है यहाँ पे 100 + 100 का x%। तो यहाँ पे अगर हम 100 को कॉमन ले लें तो अब देखिए 1 + x/100। तो ठीक है, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू अब देखिए कुछ भी ले लीजिए, 20% ले लें तो यहाँ पे जैसे हमने प्रीवियस केस में लिया था 20% जो एग्जांपल था 20, सेम वही बात बन जाती है 100 × 1.2। तो ये इस तरह से फॉर्मूला डिराइव होता है। आपने 100 को कॉमन ले लिया 1 + x/100। इसी तरीके से अगर वो डिक्रीज वाला केस लें, इफ़ 100 इज डिक्रीज बाय x%, ठीक है, x% से डिक्रीज होगा तो हम कैसे निकालते हैं 100 - 100 का x%। तो क्या हो गया, 100 को कॉमन ले लेंगे, आप बाहर ले लीजिए और ब्रैकेट में छूट जाएगा 1 - x/100। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जनरलाइज होते हैं फॉर्मूले। ठीक है, ये इन्होंने जो पहले विद्वान रहते हैं लोग जनरलाइज कर लेते हैं वो कि 100 को कॉमन लेंगे, ये तो कॉमन हो रहा है, हमेशा यही चीज़ हो रही है, 1 + x/100 ही हो रहा है, टाइम्स 100 हो रहा है। और इसमें भी 1 - x/100 अगर कोई वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो 1 - x/100। तो हमेशा ध्यान रखिए कोई वैल्यू अगर x% डिक्रीज हो रही है तो 100 या जो वैल्यू जितने से डिक्रीज हो रही है, 100 एक एग्जांपल है। यहाँ पे आपका 500, 600, 1000, 2000, 3000, सेम यहाँ पे भी 3000, 4000, 5000, 10,000, 20,000 जो भी एग्जामिनर दे सकता है, तो वो वैल्यू यहाँ पे आएगी आपकी जो ठीक है इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे समझ लीजिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इज इंक्रीज बाय 20%। तो यहाँ पे आप 3 लाख × 1 + 20/100। सिमिलरली यहाँ पे भी 6000 इज डिक्रीज बाय 40%। तो 6000 × 1 - 40/100। तो इस तरीके से फॉर्मूलाज को यूज करते हैं, डिराइव करते हैं। आइए आगे कुछ क्वेश्चंस के टाइप देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चंस और उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने एक क्वेश्चन उठाया कि इफ a% of 25 is equal to b% of 50, if a% of 25 is equal to b% of 50। तो यहाँ इस क्वेश्चन को देख के तो मैं यही कहूँगा कि अभी आपको परसेंटेज का बेसिक समझ में आ गया हो, तो ठीक है, तभी आप परसेंटेज को समझ सकते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपका a% of 20 बराबर है b% of 50 के, तो a + b/a - b क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप देखिएगा बहुत सारी बुक्स में दिए हुए हैं। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज के साइन को नहीं लिखा है क्योंकि ये दोनों तरफ है, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ पहले ही। ये वैसे भी आगे जाके कैंसिल हो जाने हैं ए और बी की वैल्यू निकालने में, तो यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया। अब आप देखिए हमारे पास बचा है a × 25 = b × 50। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप a को 50 मान लें और b को 25 मान लें, ठीक है, a को आप सिंपली 50 मान लीजिए और b को 25 मान लीजिए, तो आप देखिए 50 × 25 करेंगे एक तरफ तो 1250 होगा एक तरफ,
और यहाँ पे 25 इंटू 50 करेंगे तो आपका 1250 एक तरफ। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जब आप ए को 50 मान रहे हैं और बी को 25 मान रहे हैं तो 1250 इजिकल टू 1250। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका। या तो आप ए की ऐसी वैल्यू मान लीजिए, या तो ए को आप 2 मान लीजिए और बी को 1 मान लीजिए, तो यहाँ पे आपका 50 हो जाएगा, यहाँ पे 50। तो हमें LHS इजिकल टू RHS की कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मेरे को यही लगता है कि बी को मान लो 25, ए को मान लो 50। हर केस में जहाँ पे भी पूछ रहा है तो आप इसको ऐसे मान सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे मान लूँ ए को, हेयर कंसेप्ट इज इफ़ यू एज्यूम ए को 50 मानो, बी को 25 एंड पुट द वैल्यू इन प्लेस ऑफ ए और बी की। ठीक है, अब ए की जगह आप 50 डाल दीजिए, बी की जगह 25 डाल दीजिए, तो LHS आपका लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। तो आप मतलब कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। क्वेश्चन का तो मतलब यही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इफ ए परसेंटेज कॉमन है, कांस्टेंट है, कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप ए और बी की वैल्यू कुछ भी माने, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। तो यहाँ पे LHS इजिकल टू RHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, अगर आप ए को 50 मानते हैं, बी को 25, तो देयरफॉर जस्ट एज्यूम दी वैल्यू और यहाँ पे ए प्लस बी की जगह डालेंगे तो आपका आंसर हमेशा 3 ही आएगा। तो इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बताया, अगर ए को यहाँ पे मैं 2 मान लूँ और बी को 1 मान लूँ, ठीक है, तो यहाँ 50 होगा और इसका भी राइट हैंड साइड में 50 होगा। तो ए को हम मान रहे हैं 2 प्लस 1 3 और a माइनस 2 माइनस 1, बी की वैल्यू 1 है तो 3/1 3 आएगा। तो आप देख सकते हैं अगर आप कंडीशंस को क्वेश्चन के सेटिस्फाई करते हैं तो आपके आंसर्स हमेशा सही आते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका मेरे को यही लगता है, या तो आप इनको आधा वैल्यू मान लीजिए, अगर ये 50 है 25 है, ठीक, ये बेस्ट तरीका है आप इसको सॉल्व करने के इस टाइप के क्वेश्चन को। आइए आगे चलते हैं, इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए इज 20% मोर देन बी देन बाय व्हाट परसेंट बी इज लेस देन ए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए बी से 20% ज़्यादा है तो बी ए से कितना कम है। तो ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्व है इसका परसेंटेज में, तो इसको कभी स्किप मत कीजिए, इसको पक्का देखिए, क्योंकि पूरा परसेंटेज मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड आते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम इसको एज्यूम मेथड से पहले करने की ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद इसका एक नया रूल सीखेंगे। तो ए और बी 2 वैल्यूज हैं, ठीक है, 2% मान लीजिए ए है और बी है। ए क्या है, 20% ज़्यादा है बी से, ठीक है। तो ए बी क्या है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जैसे आपको लिखा है एज्यूम मेथड, तो यहाँ पे बी को क्या मान लेंगे हम, कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, लेकिन 100 मानना सबसे आसान वैल्यू होता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 100 मान रहा हूँ। देखिए, तो अगर मैं इसको 100 मान रहा हूँ और ए को कह रहे हैं कि 20% ज़्यादा है, तो मैंने जो आपको बताया था मल्टीप्लाइंग वाला कि 20% ज़्यादा है, तो कितने से इंटू करेंगे आप, 1.2 से करेंगे। और अगर आपको 1.2 से समझ में नहीं आया तो 100 + 100 इंटू 20/100 कर लीजिए। 20% बढ़ाएंगे तो ये कितना वैल्यू हो जाएगी, 120 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, 100 का 20% आप बढ़ाएंगे तो 120 होगी, ठीक है। जब आपने इसको 100 को 20% बढ़ाया 120, ठीक है, तब हम ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बाय व्हाट परसेंट बी इज लेस देन ए, ठीक है। तो ये पूछ रहा है व्हाट परसेंट बी इज लेस देन ए। तो आप देखिए बी है 100, ए है 120, बी ए से कितना कम है, देखिए 20 कम है ना। तो जो जितना पूछा है कि लेस पूछा है तो वो वैल्यू ऊपर रहेगी 20, और किससे पूछा है, लेस देन मीन्स किससे किसका। जब हिंदी में किससे किसका, लेस देन मीन्स वो पूछ रहे किससे कम है, तो मीन्स वो वैल्यू हमेशा नीचे आती है, भाग के नीचे आएगी। तो 20/120 इंटू 100, 16 2/3%, ठीक है। 16 2 सही 3% आया हमारा आंसर एज्यूम मेथड से। आइए देखते हैं, एक रूल है जिसको मैं कहूँगा वाइस वर्सा रूल, ठीक है।
वाइस वर्सा इसलिए कहूँगा कि हम यहाँ से जा रहे हैं किसी परसेंटेज इंक्रीज से, तो आ रहे हैं वापस किसी परसेंटेज डिक्रीज से। तो इस रूल को सीखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। आइए देखते हैं क्या होता है इस रूल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए कितना बड़ा है, 20% बी से बड़ा है। तो यहाँ पे जो इतनी वैल्यू है बड़ी है, मोर है, तो ये आप इसको लिख लीजिए फ्रैक्शन में +20%। तब इसको फ्रैक्शन में, ये परसेंटेज में लिख लिया +20%, और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, मैंने बता दिया कैसे करना है। 100 से भाग कर दीजिए, या तो आपको इतना याद होना चाहिए 20%, 25%, 33, 1/3%, 50%, बहुत सारी कॉमन परसेंटेज है, आप इसको याद रखिए। तो +20% का फ्रैक्शन होता है +1/5। ठीक है, तो अब जब ये +20% ज़्यादा है बी से, तो ए कितना कम है, ए बी से कितना कम है, ये पता करने के लिए ए 20% मोर देन बी है, तो बी से परसेंटेज बी इज़ लेस देन ए, तो बी कितना कम है निकालने के लिए ये प्लस का साइन आपका हो जाता है माइनस में। ठीक है, जो हमारे फ्रैक्शन वैल्यू दी है प्लस साइन ये माइनस में हो जाती है, और न्यूमरेटर जो होता है, जो भाग के ऊपर वाली वैल्यू होती है, कुछ भी हो 2, 3, 4, यहाँ 20% है इसलिए 1 है, हो सकता है कि कोई नॉन स्टैंडर्ड परसेंट है जैसे +30% है तो 3/7 होता है। तो ठीक है, न्यूमरेटर में वो चेंज नहीं होगी, आपका साइन चेंज हो गया यहाँ माइनस, न्यूमरेटर सेम रहेगा। और नीचे क्या आएगा, जब यहाँ पे प्लस वैल्यू होगी आपकी, जब परसेंटेज में इंक्रीज हो रहा है, तो ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाती हैं, +5 + 1 = 6। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं न्यूमरेटर हमेशा आपको ऊपर अनचेंज रहता है, नीचे की वैल्यू आपकी इसकी वैल्यू पर डिपेंड करती है कि ये दोनों ऊपर और नीचे की वैल्यू प्लस होंगी कि माइनस। तो अगर यहाँ पे प्लस है तो ये जोड़ के यहाँ पे लिखी जाएगी, लेकिन आपका साइन ये आगे हमेशा माइनस में रहेगा, क्योंकि ये मोर है तो ये वैल्यू लेस होगी। तो -1/6, 16, 2/3% ये लेस है। ठीक है, आइए देखते हैं लेस वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ ए इज 20% लेस देन बी देन बाय व्हाट परसेंट बी इज मोर देन ए। उसमें क्या था, ए 20% मोर था बी से, और व्हाट परसेंटेज बी इज लेस देन ए पूछा था। यहाँ पे बी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन ए पूछ रहा है, तो ये कैसे सॉल्व होगा। दो वैल्यूज है ए और बी, एज्यूम मेथड से करेंगे। एज्यूम मेथड होता है कि मानने वाला मेथड, मान मेथड, किसी भी वैल्यू को आपको मान रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं दी है, तो यहाँ पे भी परसेंटेज क्वेश्चंस में दिया जाता है 20%, और एक्चुअल वैल्यू नहीं दी गई है, तो वहाँ पे आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ मैं बी की वैल्यू को 100 मान रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में, जहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान रखिए जिसके रेस्पेक्ट में कह रहा है तो उसकी वैल्यू को आपको 100 मान लेंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, लेस देन बी कह रहा है तो आप बी को 100 मान लीजिए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि ए इज़ 20% लेस देन बी, बी इज़ 20% लेस देन सी, तो वहाँ पे आप सी की वैल्यू, जो लास्ट वैल्यू आ रही है उसको 100 मानी, फिर बी की वैल्यू निकालिए, फिर ए की वैल्यू निकालिए, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो यहाँ पे मैंने बी की वैल्यू को माना है 100, तो ए की वैल्यू है 20% कम। ठीक है, -20%, तो 100 में 20% माइनस करेंगे तो आप इसको या तो 0.80 से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 100 - 100 × 20% अपॉन 100, तो 100 - 20 आपका 80 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि 20% कम हुआ है, लेस है, तो बी कितना ज़्यादा है ए से। ठीक है, बी कितना ज़्यादा है ए से, तो आप देख सकते हैं -20% है, तो यहाँ पे बी कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। कहाँ से हुआ, मोर देन ए से, ए से कह रहे हैं ना क्वेश्चन में, बी इज़ मोर देन ए, बी ए से ज़्यादा, मीन्स से जिसका, ये जितनी भी वैल्यूज आती हैं हिंदी में कि से जिसका, जिससे, तो 20/80 × 100 = +25%। ठीक है, +25% आपको पता ही है कैसे आया, 0 से 0 कट जाएगा, आपको फ्रैक्शन में बचेगा 1/4, उसको कन्वर्ट करेंगे आप परसेंटेज में, तो आप +25%। तो ये हो गया एज्यूम मेथड में आप कैसे करेंगे, एज्यूम मेथड से। ठीक है, -20%। तो यहाँ पे आपका बेस देखना है कि क्या है,
यहाँ भी ये ऐसी वैल्यूज़ में डिफरेंस क्यों आती है, क्योंकि अंतर तो आप देख सकते हैं दोनों में, ये 80 कम है और 20 कम है और 20 ज़्यादा है। आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड में, जैसे हमने वो राम और श्याम के क्वेश्चन में देखा था, कि दोनों के क्वेश्चन मार्क्स में अंतर था 120 का, लेकिन दोनों बराबर के स्टूडेंट नहीं थे। तो इसी तरह से जब परसेंटेज में वैल्यूज़ आती है तो बराबर में नहीं होता, क्योंकि उसका बेस का अंतर हो जाता है, जो भाग के नीचे वाली वैल्यू कम हो जाती। तो बी का ए 20% लेस देन बी है, तो इसका इस समय बेस था 100, 20 इंटू 100/100, तो इसका कितना हुआ 20 वैल्यू था। इसी तरीके से यहाँ पे आपका 20/80 है, बेस चेंज हो जा रहा है आपका, डिनोमिनेटर के नीचे की वैल्यू चेंज हो जाती है, तब आपका परसेंटेज में वैल्यूज़ भी चेंज होती है, वरना मैग्नीट्यूड तो आपको -20 + 20 है ही। तो आइए इसको वाइस वर्सा रूल से कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे उस समय हो रहा था हमारे पास +20%, यहाँ पे हो रहा है -20%। ठीक है, -20% का फ्रैक्शन इक्वल होता है -5, 1/5। ठीक है, -1/5 इसका इक्वलेंट है। तो -1/5 जब मैंने वहाँ पे प्लस था तो हमारी वैल्यू हो गई थी माइनस, तो हमेशा अपोजिट हो जाती वैल्यू। तो ये माइनस आपका बन जाएगा प्लस, न्यूमरेटर की वैल्यू ना प्लस वाले में चेंज होती है ना माइनस वाले में चेंज होती है, तो ये ऐसी की ऐसी रहती है। और मैंने जब बोला था यहाँ की वैल्यू इस साइन के ऊपर डिपेंड करती है, जो भाग के नीचे वाली वैल्यू इस साइन पे ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर है आपका 5 और बीच में आ रहा है, बीच में साइन आ रहा है माइनस का, तो 5 - 1 = 4। ठीक है, डिनोमिनेटर से आपको न्यूमरेटर को माइनस करना है इस साइन के हिसाब से, जो पहले आपका साइन है। अगर वैल्यू डिक्रीज है, माइनस लेस में है, -1/5, तो आपकी डिनोमिनेटर भाग के नीचे वाली वैल्यू माइनस होगी। तो d - n = -+1, 5 में से 1 को घटाया 4, और इसका प्रतिशत इक्वलेंट होता है 25%। आशा करता हूँ आपको ये रूल समझ में आया होगा, क्योंकि ये रूल के बहुत ही फ़ायदे हैं। आगे आप परसेंटेज में भी बहुत फ़ायदे हैं, प्रॉफिट लॉस में भी बहुत फ़ायदे हैं इसके। तो इस रूल को अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए, कॉपी पेन पेंसिल पे इसको ट्राई करके। तो वाइस वर्सा रूल में हम देख रहे हैं कि कुछ वैल्यू अगर किसी परसेंटेज से बढ़ी हुई है, अगर मोर है, तो किसी परसेंट से वो लेस है। ठीक है, तो कितने से वो ज़्यादा है और कितने से कम है, उसके लिए हमने ये वाइस वर्सा रूल सीखा है। तो देखिए कि रूल क्या कहता है। ठीक है, ये रूल कहता है कि अगर 20% बढ़ रही है वैल्यू, इफ इंक्रीज +1/5 हो रही है, तो डिक्रीज वैल्यू क्यों नहीं होगी, -1/6 होगी। कैसे, आप ऊपर से ये फॉर्मूला देखिए, -x/x + y। ठीक है, बाकी मैंने इसको बता दिया कि ऊपर की न्यूमरेटर वैल्यू चेंज नहीं होती है, और यहाँ पे प्लस है, तो आप दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके लिखेंगे सीधे से। 25% अगर +1/4 है तो -1/5 डिक्रीज में हो रहा है, और अगर 33 1/3% है तो +1/3 इसका फ्रैक्शनल इक्वलेंट है, डिक्रीज में -1/4। ये आप इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरीके से 20% के सामने लिखा है -1/5 है, -x/y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने से बढ़ेगा, +x/y - x। ठीक, इसी तरह से -1/4 है, तो ये किसके इक्वलेंट है, 25% के। ठीक है, -1/4 है, अगर इतने से डिक्रीज़ हो रहा है, ये 25% डिक्रीज़ हो रहा है, तो कितना बढ़ेगा, +1/3, मीन्स 33 1/3% ये बढ़ेगा। उसी तरीके से -1/3 आप देख सकते हैं, 33 1/3% डिक्रीज़ हो रहा है, तो कितना बढ़ेगा, +1/2 बढ़ेगा यहाँ पे। अगर ये -1/6 बढ़ रहा है, घट रहा है, तो कितने से बढ़ेगा, +1/5, या कितना ज़्यादा है, +1/5, मीन्स 20%। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। कुछ बेसिक्स मैंने बता दिए, बाकी आपको कन्वर्ट करना है तो आप एग्ज़ाम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल मेथड ये, कोई बहुत बड़ा इसमें विज्ञान नहीं लगा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस कंसेप्ट से काफ़ी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में मदद मिलेगी। बहुत ही बेहतर तरीका है। आइए आगे अब चलते हैं।
तो जो वाइस वर्सा रूल है इसके एप्लीकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जगह यूज़ होते हैं, तो इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिए, कॉपी पेंसिल ले के समझिए, तभी आपके परसेंटेज कंसेप्ट होगा। अगर आपकी ये चीज़ क्लियर हो गई तो आप 90% क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, 70 to 80%। ठीक है, तो रूल भी डिफरेंट फॉर्मेट, वाइस वर्सा का एक दूसरा तरीका है, रूल है जो पहले यूज़ हुआ करता था, अभी हम इसको वाइस वर्सा रूल में कन्वर्ट हो गया। तो ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन से समझेंगे, पहले क्या यूज़ होता था वो भी आपको जानना जरूरी है कि पहले क्या चीज़ें थी और अब क्या में बदल चुकी हैं। तो अगर इफ ए नंबर लेट इट बी ए, ठीक है, उस नंबर को मान लो ए इज 25% मोर देन अनदर नंबर, लेट इट दी नंबर बी। ठीक है, एक नंबर है जो 25% मोर देन अनदर नंबर है, तो इफ ए वाज 25% मोर देन बी, देन हाउ मच लेस देन ए। ठीक है, हाउ मच लेस देन ए, तो आपको पता है कि ए की वैल्यू निकालने के लिए तो आपको बी को 1.25 से सीधा, अगर मोर बोल रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर बी की वैल्यू आपको पता है तो आपको 1.25 टाइम्स ऑफ बी है। तो फॉर्मूला जो पहले यूज़ हुआ करते थे तो क्या होता था कि फॉर्मूला, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता था कि लेस देन ए, ठीक है, जब भी लेस की बात होती थी तो यहाँ पे आपका +25, अगर ए बी रूल से देखें तो +1/4 है, तो -1/5 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे लेस पूछता था तो आपको x/100 + x। ठीक है, तो x क्या है हमारा 25% मोर है, तो 25, और मोर की जहाँ बात होती है तो यहाँ पे 100 + 25 होता है। ठीक है, यहाँ पे जब भी मोर की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा लेस और ये यहाँ पर वैल्यू मोर हो रही है, तो 25/100 + 25 × 100 आपका क्या हो गया, 25/125 कितना होता है, 1/5 × 100, तो आपका 20%। अगर बी से हाउ मच लेस देन ए पूछा है, और अगर यही होता है कि ए वाज 25% लेस देन बी एंड देन बी इज हाउ मच मोर देन ए, तो जब भी मोर देन की बात होती है तो x/100 - x इज इक्वल टू 25/100 - 25, तो 25/75 होगा यहाँ पे, तो 1/3 × 100 33, 1/3%। 25/75 1/3 यहाँ पे गलत है। ठीक है, 1/3 होगा, 1/4 नहीं होगा, 1/3 × 100 होगा। तो यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि अब वैल्यू लेस हो रही है -25%, तो -1/4 होगा, तो +1/3 होगा। ठीक है, तो इस रूल का कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जो वाइस वर्सा रूल जो हमने सीखा इतनी मेहनत से कि ये प्लस में हो गया, वो न्यूमरेटर तो सेम रह गया, डिनोमिनेटर इतना चेंज हो गया, उससे ऐड हो गया, इससे माइनस हो गया, हमने ये सब क्यों सीखा है, कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना भाई। तो इसका फ़ायदा कहाँ पे होगा, आइए देखते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपका प्रोडक्ट में ये आंसर होता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर कहता है, कुछ फॉर्मूले जैसे एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस आते हैं, जिसका फॉर्मूला था प्राइस इनटू कंजम्पशन। कुछ क्वेश्चंस होते हैं एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो कुछ क्वेश्चंस ये भी होते हैं स्पीड इसको डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो जहाँ पे प्रोडक्ट में आ रहे हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट में आ रहे हैं आपके वैल्यूज़, जैसे यहाँ पे प्राइस इनटू कंजम्पशन, लेंथ इनटू ब्रेथ, और क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं कि आपके ये रेशियो जो है आपका, इसकी वैल्यू एक्सपेंडिचर की बोले कि क्वेश्चन में कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, आपकी प्राइस की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी तो आपको कंजम्पशन बताना है, आपकी लेंथ की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी तो ब्रेथ में कितना चेंज आया परसेंटेज में वो आपको बताना है। तो इसमें आपका वाइस वर्सा रूल बहुत काम आता है। जैसे हमने सीखा कि अगर वो +25% बढ़ रहा है तो कितना घटेगा, -25, अगर +25 बढ़ रहा है तो +25 होता है आपका +1/4, घटेगा कितना, -1/5 मीन्स 25% घटेगा कंजम्पशन। तो आप देख सकते हैं कि द रूल इज़ वेरी यूजफुल इन सिचुएशंस वेयर द ब्लू इज़ कांस्टेंट। तो ये वाले जो जहाँ पे कांस्टेंट है, बोलेगा कि प्राइस बढ़ गया कंजम्पशन घट गया। ठीक है, प्राइस बढ़ गया लेकिन उसको कंजम्पशन कितना घटाना है कि एक्सपेंडिचर आपका अंतर ना हो।
ठीक है। सिमिलरली एरिया वाले में बोलेगा लेंथ इतना बढ़ गया, ब्रेड्थ इतना घट गया, या ब्रेड अगर लेंथ इतना बढ़ा है तो ब्रेड्थ कितना घटाओगे कि एरिया उसको बदले नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे आपका वाइस वर्सा रूल काम आता है कि आपका लेंथ प्लस 25% बढ़ा तो आपको ए भी अभी ये इसको कैसे चेंज करेंगे, कौन सा वाइस वर्सा रूल से प्लस 25% बढ़ गया तो माइनस 20% डिक्रीज होगा। सॉरी। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो दूसरी, अगर एक वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो सर्टेन परसेंटेज से, तो वाइस वर्सा रूल से दूसरी इंक्रीज या डिक्रीज होगी वाइस वर्सा रूल के हिसाब से। तो कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो एक कंसेप्ट है, उसको समझते हैं। ठीक वही कंसेप्ट है जो हमने पहले किया। ठीक, एक्सपेंडिचर इसमें कांस्टेंट रहता है, एरिया इसमें कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे अनदर कंसेप्ट इन सच क्वेश्चंस वेयर ब्लू इज कांस्टेंट एंड रेड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट और मैं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे आप वैल्यू को कैसे एज्यूम करेंगे जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे बोलेगा क्वेश्चन में कि प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है आपका 25%, प्राइस अगर एक्सपेंडिचर और वाले क्वेश्चन में, ठीक है, मान लीजिए एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन बना है कि एक्सपेंडिचर इक्वल प्राइस इनटू कंजम्पशन को क्वेश्चन बना है। तो इस पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कहेगा कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं प्राइस इंक्रीज हुआ है 25%, ठीक है, प्राइस हुआ है इंक्रीज 25%, देन बाय व्हाट परसेंटेज कंजम्पशन को, जो ग्रीन वाला पोर्शन है, कंजम्पशन को डिक्रीज करूँ कि एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस में तो आप देखिए 25% कह रहा है, इन सच केसेस कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, या तो आप वाइस वर्सा रूल लगा लीजिए या तो फिर आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप परसेंटेज को कन्वर्ट कर लीजिए 25% में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 25% का फ्रैक्शन होता है +1/5। ठीक है, नाउ ऑलवेज टेक द डिनोमिनेटर दैट इज, ठीक है, तो ऑलवेज टेक द डिनोमिनेटर दैट इज 5 एज प्राइस। ठीक है, जो डिनोमिनेटर आपका होगा, भाग के नीचे वाली वैल्यू जो होगी हमेशा उसको प्राइस मान लीजिए। ठीक है, एज्यूम करना है आपको, मान लीजिए आपकी एक्चुअल प्राइस नहीं है, इसको आप एज्यूम कर लीजिए प्राइस आपका 5 है। ठीक है, अगर आप इसको एज्यूम कर रहे हैं 5, तो एंड इफ द वैल्यू इज परसेंटेज वैल्यू इज इंक्रीजिंग, ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर बोलेगा कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मानना है किसको, कंजम्पशन को 5 + 1, ठीक है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, एंड इफ द परसेंटेज वैल्यू इज इंक्रीजिंग देन ऐड द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर एज्यूम इट कंजम्पशन। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अगर परसेंटेज वैल्यू इंक्रीजिंग में, कि ये कह रहा है कि अगर 25% डिक्रीज हो रहा था, अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इंक्रीज में प्लस वाला साइन लगता है +1/5। ठीक, 25% इज इक्वल टू +1/5 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हो रही है आपके परसेंटेज। तो जब भी ऐसे परसेंटेज प्लस आता है तो नीचे की वैल्यू को मैंने माना पर एज्यूम कर लिया 5, और इन दोनों को प्लस की वजह से दोनों को जोड़ के मैंने इसको एज्यूम कर लिया कंजम्पशन। तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 5 × 6 30। ठीक है, एक्सपेंडिचर हमारा 30 है। अभी आप यही समझ लीजिए प्राइस हमारा आ गया 5, उसको अगर आप 25% बढ़ा देंगे, 25% बढ़ा देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा वो। तो जो अगर आपका प्राइस 6 हो जाएगा तो कंजम्पशन आपका ऑटोमेटिकली 5 होना ही है, क्योंकि एक्सपेंडिचर आपको 30 रखना है। तो उससे आप परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। एक का अंतर आएगा आपका कितने पे, 6 पे, तो 16 2/3% आप डिक्रीज करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से जब डिक्रीज हो रही है वैल्यू, ठीक है, ये तो इंक्रीज हो रहा है 25%, उसी तरह से अगर डिक्रीज हो रही है वैल्यू, डिक्रीजेस 25%, यहाँ माइनस का साइन होगा, -25 डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो -1/5, तो डिनोमिनेटर में आप कैसे लेंगे, 5 - 1। ठीक है, प्राइस तो आप 5 ही लेंगे क्योंकि नीचे 5 ही आएगा, लेकिन जो कंजम्पशन आपको लेना है, कंजम्पशन को जो एज्यूम करना है, तो 5 यहाँ होगा माइनस का साइन, -1, तो 5 - 1 4 आप कंजम्पशन लेंगे। ठीक, तो ये आपको एज्यूम करने का एक टेक्निक है इस क्वेश्चन में। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही बेहतर, बहुत ही जल्दी आप इसको सॉल्व कर लेंगे।
इसके लिए आपको वाइस वर्सा रूल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। वाइस वर्सा रूल सीखने के बाद अब आइए हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर सीखते हैं। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता क्यों, क्या है और क्यों यूज़ करना है, क्यों जानना है हमें ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये परसेंटेज कम नहीं था क्या जानने के लिए, जो अभी हमको ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी जानना पड़ेगा। तो हमने देखिए पहले ये फॉर्मूला देखा कि कैसे ये आता है। ठीक है, कैसे डिराइव हुआ ये फॉर्मूला, कि अगर आपको किसी परसेंटेज को, किसी नंबर को किसी प्रतिशत से बढ़ाना है, जैसे 20% बढ़ाना है, तो हमने देखा कि उसको कितने से इंटू करना है, 1.20 से। तो इसमें मैंने वही चीज़ बताई है कि कितने से आपको इंटू करना है किसी नंबर को, और कैसे हम डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो ये पढ़िए इसको। वी यूज दिस फार्मूला टू इंक्रीज परसेंटेज इफ द परसेंटेज वाज इंक्रीजिंग। एग्जाम्पल के लिए अगर 100 इंक्रीज हो रहा था 10% से, 100 इंक्रीज हो रहा था 10% से, तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ रहा था, 110/100, ये अगर फ्रैक्शन में, और अगर डेसिमल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1.10। ठीक है, ये दोनों आपके सार्थक हो सकते हैं। ठीक है, दोनों आपके काम आ सकते हैं, कहीं भी आप जहाँ पे यूज़ करना चाहें इसको, आप ये ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर 10% बढ़ाना है तो हमको 100 को कितने से इंटू करना था, 1.10 से। ठीक है, तो ये किसी भी वैल्यू के लिए अगर 10% बढ़ाना है तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमेशा 1.10 होगा। अगर 10 बढ़ाना है, 20 बढ़ाना है तो 20%। ठीक है, ये आपकी इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अगर 10% बढ़ाना है तो फॉर्मूला में अगर आप रखेंगे तो यही आना है, वो 1.10, 1.20, 1.30, 30% के लिए। देयरफॉर अगर आप कहते हैं कि नंबर इंक्रीज हुए 10% से, देन इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1.10। ठीक है, उसको 1.1 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है, देयरफॉर इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो 20% के लिए क्या होगा, 1.20, 30% के लिए क्या होगा, 1.30 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और उसी तरह से 40% का 1.40। तो ये मैंने पहले भी कवर कर लिया था प्रीवियस, जहाँ पे हमने डिराइव किया था फॉर्मूला मल्टीप्लाइंग फैक्टर को। मैं इसको ज़्यादा डीप में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है। कैसे ये आ रहा है आपको पता है, कितना इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिए, इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए 1 के बाद डेसिमल में आ रहा है 1.40। हमने एक और फॉर्मूला डिराइव किया था, देखा था कैसे आया था फॉर्मूला, 1 - x/100 कैसे आया था। तो जैसे प्लस वाले में हमारा आ रहा था 1.10, तो वही अगर डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू, ठीक है, अगर डिक्रीज़ हो रही है 10%, तो कितना होगा, 1 - 10/100 इज इक्वल टू 100 × 90/100। तो यहाँ पे आप ये और ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.90 और 90/100। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हो जाती हैं। अगर 10% डिक्रीज़ हो रहा है तो 0.90, 20% हो रहा है तो 0.80, 70% हो रहा है तो 0.30 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। तो ये आपको करस्पॉन्डिंग आपको पता करना पड़ेगा, कैसे आपको देखते ही फॉर्मूला समझना पड़ेगा कि अगर 10% डिक्रीज़ हो रहा है तो ये कितना कम होगा, 0.90 होगा। तो सिमिलरली आपका अगर 20% डिक्रीज़ हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.80 होगा, 30% है तो 0.70 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। अगर आपको डिक्रीज़ करना है किसी को 30% से, तो आप सीधा 0.70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 40% से किसी नंबर, कोई भी नंबर को डिक्रीज़ करना है तो उसको 0.60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये होता है फ़ायदा मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। आगे हम देखेंगे इसके और भी फ़ायदे। तो हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो निकालना सीख लिया, अब आगे हम देखते हैं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर का एग्जांपल्स। अगर 5% इंक्रीज़ हो रहा है, आप देखिए लेफ्ट साइड में इंक्रीज़ हो रहा है अगर 5%, तो 1.05 उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने कि कितना उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। 10% हो रहा है तो 1.10, 20% तो 1.20, 50% तो 1.50, अगर 12.5% हो रहा है तो 1.125%, 1.125 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। इसी तरीके से अगर डिक्रीज़ होगा तो 5%
डिक्रीज हो रहा है तो 0.95%। ठीक है, सीधा आपको डिवाइस करना है कि ये कैसे निकल रहा है। तो 100 में से इसको माइनस करके डेसिमल लगा दीजिए 2 नंबर के आगे। 10% है तो 0.9, 20% है तो 0.8, 50% है तो 0.50, 12.5% है तो 0.875 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो बहुत जगह ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बहुत यूजेज हो जाते हैं, आपके क्वेश्चंस को बहुत ईजी कर देता है। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर के क्या क्या रूल है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की यूजेस को देखते हैं कि क्या क्या इसके यूजेस हैं। तो इससे हम एक पहला यूज इसका क्या है, इसका क्या फ़ायदा है पहला कि हम इजीली इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, हम इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू का जल्दी पता निकाल सकते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। ठीक है, अगर दूसरा यूज है कि अगर एंड वैल्यू इज गिवन, ठीक है, फाइनल वैल्यू अगर हमें बताई गई है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन में अगर दिया है कि आपका अगर 150 फाइनल वैल्यू है और वो पहले 100 था, 100 वैल्यू बढ़ के 150 हो गया है, ठीक है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। इफ एंड वैल्यू इज गिवन देन इनिशियल वैल्यू इज नोन स्पीडली। ठीक है, अगर अंत की वैल्यू पता है और अगर देखिए इसमें गड़बड़ क्या थी सेकंड पॉइंट में, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू नहीं लिखी थी कि अगर आपको एंड वैल्यू और परसेंटेज आपको दिया जाना चाहिए तो आप इनिशियल वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में आप देखिए कि अगर आपको एंड वैल्यू और परसेंटेज गिवन है कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है इनिशियल वैल्यू से, ठीक है, तो आप इनिशियल वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर इंक्रीज हुआ है 10% से, ठीक है, और फिर इंक्रीज हुआ है 10% से, मीन्स 2 बार वो इंक्रीज हुआ है 10% से, फिर 10% से, फिर वो 121 बना है। तो वो नंबर क्या है, जो इनिशियल में क्या नंबर था, वो पहला वो क्या नंबर था जो एक बार 10% से बढ़ा, फिर दोबारा 10% से बढ़ा तो 121 बना। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऐसे क्वेश्चन में बहुत मदद करता है। हम नंबर को x मान लेते हैं, ठीक है, या तो आप इसको डायरेक्ट 121 अपॉन 1.1 इंटू 1.1 कर सकते हैं क्योंकि 10% इंक्रीज हुआ है, 10% इंक्रीज, तो दोनों का करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 10% इंक्रीज का 1.1 होता है एक, ठीक है, एक इंक्रीज का हमने 1.1 कर दिया, दूसरे इंक्रीज का 1.1, और ये क्या नंबर है हमने x माना है। तो ठीक है, x को अगर आपने 10% बढ़ाया फिर 10% बढ़ाया तो कितना दे रहा है 121, तो x इज इक्वल टू 121 अपॉन 1.1 इंटू 1.1, ठीक। तो आपका x क्या है 121 अपॉन 1.21 100 आएगा, ठीक है। तो आपकी इनिशियल वैल्यू 100 थी, जो 10% बढ़ी वैल्यू, फिर 10% बढ़ी तो 121 हुई, ठीक है। यहाँ पे आपको 1.1 की जगह 110 अपॉन 100 भी ले सकते हैं, 110 अपॉन 100, लेकिन वो आपका अननेसेसरी कैलकुलेशन को बहुत ही बड़ा कर देगा, पेज आपका कंज्यूम करेगा क्योंकि इतने जीरोज आपको उसमें ऐड करने पड़ेंगे, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हमने कैसे फटाक से निकाल लिया ओरिजिनल नंबर जो पहले इनिशियल नंबर था। तो 121 अपॉन, अब ये डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको फाइनल वैल्यू दिया तो आप सीधा मल्टीप्लाइंग फैक्टर से उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ये दो यूजेस तो हो गए हमारे, इजीली गेट इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक। इसको आगे मैं एग्जांपल से और समझाऊंगा, ठीक है। सेकंड वाला मैंने समझा दिया यहाँ पे, आइए आगे बढ़े। तो इसका तीसरा जो यूजेज है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हम फटाक से पता कर सकते हैं। तो ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता क्या है, हो सकता है बहुत लोगों को नहीं पता हो, तो इसको हिंदी में शायद क्रमागत कहते हैं। क्रम दर क्रम अगर कोई परसेंटेज चेंज होता है, क्रम दर क्रम वो परसेंटेज चेंज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। मीन्स कोई एक इनिशियल वैल्यू है, मान लीजिए कि 100 है, उसको हमने पहले 10% बढ़ा दिया, फिर 20% बढ़ा दिया, तो 30% बढ़ा दिया, एक साथ बढ़ाते गए आप, तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कहते हैं उसको। तो एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक दिया है, क्वेश्चंस में भी बहुत सारी देता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसी का मैंने एग्जांपल लिया।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, फिर 10% बढ़ा दिया। इफ़ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, देन अगेन बाय 10% एंड देन अगेन बाय 10%, देन फाइंड आउट द नेट चेंज इन परसेंटेज। तो देख सकते हैं आपने यहाँ पे 10% 3 बार बढ़ रहा है, 10%, 10% और 10%, तीनों बार प्लस में बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ डिक्रीज वाला मैंने केस नहीं लिया है। ठीक है, कि इंक्रीज हुआ 10%, फिर इंक्रीज हुआ 10%, फिर इंक्रीज हुआ 10%। तो आइए इसको देखते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कैसे फटाक से इसको कर सकते हैं। तो 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है 10%, तो 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है 10%, तो आपको पता है कि 10% जब इंक्रीज हो रहा है तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, 1.1 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने बता दी कैसे निकलता है, 1 + x/100। ठीक है, 1.1 इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अब ये 3 बार ये वैल्यू बढ़ रही है, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू हमें दी ही नहीं गई है कि कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो हमें इसमें ज़रूरत भी नहीं है। जब हमें सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकालनी है तो हमें इनिशियल और फाइनल वैल्यू की ज़रूरत नहीं रहती है, हमें खाली परसेंटेज चेंज देखना है कि कितना परसेंटेज बढ़ा है। तो यहाँ पे हमारी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 बार वैल्यू बढ़ी है। और क्या देख सकते हैं कि 3 बार इंक्रीज हुआ है, 10%, फिर 10%, फिर 10%, तो 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, तो आपकी रिजल्टेंट वैल्यू क्या आता है, मल्टीप्लाइंग 1.331। या तो आप ये देख लीजिए कि ये किस चीज़ का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। जैसे 1.1 10% इंक्रीज कर मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो ये आप देख सकते हैं कि 33.1% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। या तो आपको अगर इसको निकालने में दिक्कत हो रही है, ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि 1.331 को आप परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, तो या सिंपली आप अगर ये बड़ी वैल्यू 1 से, तो इसमें से आप 1 घटा दीजिए और 100 से इंटू कर दीजिए। ठीक है, या तो आप देख सकते हैं जैसे आप 1.1 1.10 है, 10 कितना है, 10% इंक्रीज है। यहाँ पे 1.331, जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद वाली वैल्यू क्या है, 10% इंक्रीज है। यहाँ पे डेसिमल के बाद वैल्यू क्या है, 33.1%। ठीक है, और ऐसे अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी आई है आपकी, तो 1.331 में से 1 माइनस कर दीजिए, आपकी वैल्यू आएगी 0.331, और इसी को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू करिए 100 से, तो आपका ये 33.1% आएगा। ठीक है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट बता सकते हैं, और आपको अगर यहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो इसको आप इसमें से आप 1 घटा दीजिए और उसको 100 से इंटू कर दीजिए। जैसे 0.331 आया 1 घटाने पे, और इसी तरह डिक्रीज में भी अगर आता है आपका, तो पिछले एग्जाम्पल में हमने लिए थे जहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज हो रहा था, तो अब हम यहाँ पे परसेंटेज देखेंगे जिसमें इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। आइए देखते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर का ऐसे क्वेश्चंस में होगा कैसे यूज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजली फाइंड आउट द सक्सेसिव परसेंटेज लिखा है चेंज। एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक नंबर को इंक्रीज किया गया है 10% से, फिर रिड्यूस किया गया है 10% से, देन फाइंड आउट द नेट चेंज इन परसेंटेज। क्या कह रहा है कि अगर एक नंबर इंक्रीज हुआ है 10% से और फिर रिड्यूस हुआ 10% से, तो कैसे हमें नेट चेंज निकालना है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको पता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10% का कितना होता है, 1.10 होता है। और इसी तरीके से आपका होता है जब रिड्यूस हो रहा है वैल्यू, डिक्रीज हो रही है 10% वैल्यू, तो आपकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 0.90। तो नेट परसेंटेज चेंज जब निकालना है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर को, तो 1.1 इंटू 0.90 होता है आपका 0.99। ठीक है, 0.99 आप देखते बता सकते हैं कि कितना कम है 1 से, 0.01। या तो 99 को आप 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1% डिक्रीज। ठीक, या तो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इस वैल्यू को देखिए कि आपको 1 से छोटी है, तो आप इसको 1 से घटा दीजिए, 1 माइनस 0.99 इक्वल टू 0.01, और इसको आप फिर कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल से परसेंटेज में। तो 0.01 को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो 0.01 इंटू 100 आपका 1%। ठीक है, आपको हालांकि यहाँ पे देखते ही पता लगाना चाहिए कि ये 0.01% का डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्या अगर आप ये वैल्यू समझिए कि अगर आपने वहाँ पे कितना फॉर्मूले में पुट किया रहता तो 0.99 वैल्यू आती, 1 माइनस x/100 में आपने कितना वैल्यू, तो आप देखिए कि x में अगर हमने 1 पुट की होती तो 0.99 वैल्यू आती। ठीक, तो ऐसे भी आप इस तरीके से भी सोचना शुरू कर सकते हैं, और ऐसे भी सोचिए। आइए आगे चलते हैं।
तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे चेंज इन परसेंटेज वैल्यूज पूछी जाती है, ठीक है। चेंज इन परसेंटेज वैल्यू किसकी रेस्पेक्ट में पूछी जाती है कि अगर आपको दिया जाएगा एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, पता ही है आपको ये फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोल देगा कि प्राइस बढ़ गया है कुछ परसेंटेज से, कंजम्पशन बढ़ गया है कुछ परसेंटेज से या घट गया है कुछ परसेंटेज, ठीक है। वहाँ पे आपको ये नहीं बोलेगा कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, पहले भी बराबर था और अब बाद में ही बराबर होगा। आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है लेकिन एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ऐसा वो बोलेगा नहीं। आपको बोलेगा कि कितना अंतर आया, पहले एक्सपेंडिचर इतना था और प्राइस बढ़ गया और कंजम्पशन घट गया तो कितना अंतर आया, ठीक है। आइए हम एक केस लेके समझते हैं प्राइस इनटू कंजम्पशन का, प्राइस एंड कंजम्पशन का। आप इसको लेंथ एंड ब्रेड्थ में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ प्राइस इज इंक्रीज बाय 10% एंड कंजम्पशन इज डिक्रीज बाय 10%, तो एंड व्हाट इज द नेट चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो ये कह रहा है कि अगर प्राइस को 10% बढ़ा दिया आपने और कंजम्पशन को डिक्रीज कर दिया 10%, तो एक्सपेंडिचर में उसका कितना प्रतिशत बदलाव आएगा, कितना नेट परसेंटेज चेंज होगा उसके एक्सपेंडिचर में, जो एक्सपेंडिचर पहले था और जब ये बढ़ने और घटने के बाद जो हुआ कितना अंतर आएगा। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, तो प्राइस को आपको इंक्रीज करना है कितना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से 1.10 पी मानेंगे। जैसे अगर आपका पहले प्राइस था पी, ठीक है, पहले प्राइस था पी मान रहे हैं, तो आपका इंक्रीज जब होगा 10% तो आपको कितना हो जाएगा 1.1 टाइम्स ऑफ पी हो जाएगा। इसी तरीके से कंजम्पशन आपको जब डिक्रीज हो रहा है 10% तो आपका 0.90 सी हो जाएगा। अगर कंजम्पशन को आप पहले सी मान रहे थे तो अभी आपका वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया 0.90 सी। तो ठीक है, यहाँ ओरिजिनल एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, पी इंटू सी है, और हमारा जो नया एक्सपेंडिचर क्या है, नया प्राइस इंटू नया कंजम्पशन। 1.1 पी है हमारा नया प्राइस, 0.90 हमारा सी हमारा नया कंजम्पशन, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नया एक्सपेंडिचर आएगा, ठीक है। अब दोनों का हमें नेट परसेंटेज चेंज निकालना है तो दोनों को करेंगे हम डिवाइड। तो आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल एक्सपेंडिचर अपॉन इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 1/0.99 आएगा, ठीक है, 1/0.99। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो आप देख सकते हैं OE अपॉन IE मतलब ओरिजिनल एक्सपेंडिचर अपॉन इंक्रीज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, ठीक है। तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर आप देख सकते हैं 100 को करस्पेंड कर रहा है और इंक्रीज एक्सपेंडिचर कर रहा है 99 को। हालांकि इंक्रीज नहीं हुआ, ये चेंज एक्सपेंडिचर आप इसको मान सकते हैं। यहाँ पे इंक्रीज लिखा है ये गलत है, आप चेंज एक्सपेंडिचर मानिए, चेंज या रिजल्टेंट एक्सपेंडिचर मान सकते हैं इसको, ठीक है, RE मान लीजिए, ठीक है, IE की जगह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 99 है, 100 ओरिजिनल एक्सपेंडिचर है और जो रिजल्टेंट आया है आपका 99 आया, तो ये कितना कम है, आप इसको वैसे मान सकते हैं। देयरफॉर अगर ओरिजिनल एक्सपेंडिचर 100 था और जो अब हो गया 99, तो आप देख सकते हैं कितने का अंतर आया, 100 और 99 में 1 का अंतर आया। 1 का अंतर कितने से आया, ओरिजिनल से आया ना, 100 घट के 1 हुआ, 100 1 घट के 99 हुआ, तो 1 घटा 100 में तो 1% लॉस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ये आपको देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आप फटाफट इसको कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता है, फटाफट मल्टीप्लाई करके आप इस दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं कि कौन किसका कितना टाइम्स। आइए आगे चलते हैं। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज मेथड्स हम देखेंगे कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकाल कैसे सकते हैं। अभी हमारी मल्टीप्लाइंग फैक्टर में देख लें कि कहाँ कहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे प्राइस एंड कंजम्पशन में इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इनिशियल वैल्यूज़ में मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं। फाइनल वैल्यूज़ अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता है तो फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी तरीके हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर में देखे। मैं चाहता हूँ कि आप ये लोग ये सारी चीज़ें नोट डाउन करके अपने कॉपीज़ में रखें। ये वैसे भी वीडियोस अवेलेबल रहेंगी यूट्यूब पे फ्री, तो आप जब भी चाहें देख के समझ सकते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें समझ ना आए, तो अगर वो चीज़ें समझ नहीं आ रही तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को दोबारा से उसी जगह से दोबारा देखना शुरू कीजिए और धीरे धीरे समझिए। हो सकता है कि नई चीज़ें नहीं समझ में आती है। इनिशियली हर कोई इंसान पहली बार ही सीखता है। तो आइए हम देखते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकालने के कितने मेथड्स हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एस्यूमिंग मेथड है। सब मेथड्स को मैं दूंगा एग्जांपल्स के साथ जवाब।
तो यहाँ पे देखिए एज्यूमिंग मेथड में आपको बता रहा हूँ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज मैंने बताई कि आपको जब 2-3 परसेंटेज लगातार चेंज होते हैं, 10% इंक्रीज, 20% डिक्रीज और 30% इंक्रीज, ऐसे करके कोई भी क्रमागत आपका परसेंटेज में इंक्रीज और डिक्रीज गिरावट आ रही है, तो आपको नेट परसेंटेज चेंज निकालना होता है। तो आप कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं? तो यहाँ पे एज्यूमिंग मेथड, एज्यूमिंग मेथड मतलब आप इनिशियल नंबर को मान लीजिए कोई भी 100, ठीक है। अब कुछ दूसरा भी नंबर मान सकते हैं, लेकिन 100 पे परसेंटेज निकालना इजी रहता है, क्योंकि 100 का कोई प्रतिशत इनिशियल आपका परसेंटेज तुरंत निकल जाएगा। तो 100 का अगर 10% निकालेंगे तो 100 का 10% 10 ही होता है, ठीक है। अगर आपको इंक्रीज डिक्रीज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो एज्यूमिंग मेथड से मैं बता रहा हूँ। पहले हम मानेंगे एज्यूमिंग मेथड से कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक नंबर इंक्रीज हुआ है 10% से एंड देन डिक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज। तो एक नंबर है जो इंक्रीज हुआ है 10% से और फिर डिक्रीज हुआ है 10% से, तो हमें एज्यूम करना है पहला नंबर क्या है 100, जो नंबर इंक्रीज हो रहा है उसको हम 100 मानेंगे। तो पहले इंक्रीज हुआ 10% से, ठीक है। एज्यूम किया हमने इनिशियल नंबर 100, तो अगर वो 10% इंक्रीज हुआ तो उसको 100 में 10 को प्लस किया, ठीक है। या तो 100 में 1.1 मल्टीप्लाई कर दीजिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। यहाँ प्लस 10 मैंने लिखा है कि आपके अगर कोई बच्चों को समझ ना आए तो इसलिए, नहीं तो इसको 100 इंटू 1.1 आप लिख के 110 लिख सकते थे, ठीक है। तो पहले ये इंक्रीज हुआ 10% से, फिर ये डिक्रीज हुआ 10% से, ठीक है। तो 110 डिक्रीज हुआ, ठीक है। सक्सेसिव में क्या होता है, जो वैल्यू आई है फर्स्ट में इंक्रीज होके वही वैल्यू में डिक्रीज होगा। ये नहीं कि 100 में से अब घटाएंगे लास्ट में, ठीक है। 100 में से नहीं घटाएंगे, 110 में से 11 घटाएंगे तो 99। तो अब आप पहले वाला इनिशियल जो आपने माना था नंबर और जो लास्ट में आया था, अब दोनों का अंतर देखिए। दोनों में एक का अंतर आ रहा है, एक का अंतर आया है 100 में से, ठीक है। तो हमने इनिशियल नंबर माना था 100 और अब आया है 99, जिसमें अंतर है 1, ठीक है। तो हमें परसेंटेज निकालना है, तो उसको किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, जो हमारा इनिशियल मेथड था, इनिशियल नंबर था, ठीक है। तो इनिशियल हमारा 100 था, तो 1/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 1% लॉस, ठीक है। 1% लॉस मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर 100 मानी थी वैल्यू और आपकी वैल्यू आई है डिक्रीज होकर 99, ठीक है। तो यहाँ पे कमी आई है, जब भी गिरावट आएगी तभी आपका ऑटोमेटिकली लॉस में आंसर आएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड आप इससे निकालेंगे, लॉस आपको देख के एज्यूम करना बताना है कि 100 था पहले 99 हुआ तो डिक्रीज हो, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया, आगे देखते हैं दूसरे मेथड। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड देखते हैं, हालांकि हमने ये पहले भी देख लिया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसमें भी देखते हैं कि अगर एक नंबर इंक्रीज हो रहा है 10% से, फिर डिक्रीज हो रहा है 10% से, तो नेट परसेंटेज चेंज कितना है। तो हमें पता है कि 10% इंक्रीज होता है तो 1.10 मल्टीप्लाई किया जाता है, और 10% डिक्रीज होता है तो 0.90 मल्टीप्लाई करते हैं। और हमें पता है कि जब सक्सेसिव परसेंटेज निकालना है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1.1 इंटू 0.9 कितना होगा, 0.99। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देख ही लिया है कि 0.99 तो मीन्स 0.01 कम है 1 से, मीन्स 1%। 0.01 कम है तो 0.01 को आप कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो 0.01 इंटू 100 1% डिक्रीज, ठीक है। 1 से अगर, तो यहाँ पे आप इंक्रीज डिक्रीज कैसे बताते हैं, अगर आपकी ये वैल्यू जो रिजल्टेंट वैल्यू आई है 0.99, अगर ये 1 से कम है तो आपका नुकसान हो रहा है, और अगर ये 1.99 आता आपका वैल्यू कैसे भी, तो आपको ये 99% प्रॉफिट होगा, ठीक है। प्रॉफिट मतलब 1.99% इंक्रीज होता है, इंक्रीज, ठीक। तो अगर 1 से कम है वैल्यू, 1.00 है तो मीन्स कोई नफ़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन 1 से कम हुआ है तो नुकसान है, और 1 से ज़्यादा है 1 पॉइंट कुछ भी आए, 1.01 1.02 1.10 1.50 वो आपका इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे कम आई है 1 से वैल्यू, तो मीन्स यहाँ 1% डिक्रीज। आइए अगले मेथड पे चलते। तो हमने देख लिया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बाद आगे चलते हैं फॉर्मूला से, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है नेट परसेंटेज, क्योंकि हर चीज़ के हमारे लिए तो फॉर्मूले बने ही हैं, तो इसका भी तो कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन वही है, इफ़ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए और बी क्या है इसमें,
ए और बी है ये परसेंटेज, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फार्मूला जो है 2 परसेंटेजेस के लिए काम करता है, ठीक है। पर 2 परसेंटेज वैल्यूज़ के लिए काम करेगा, तीसरे के लिए आपका फार्मूला दूसरा लगेगा। या तो अगर तीसरी वैल्यू अगर डिक्रीज इंक्रीज होती तो आप पहले 2 का निकालेंगे, फिर उसके रेस्पेक्ट में दोबारा फार्मूला में डालेंगे तीसरी वैल्यू डाल के, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया है वैल्यू 10% इंक्रीज 10% डिक्रीज। और फार्मूला यूज़ करने में एक बात का ध्यान हमेशा यही रखना होता है कि अगर आप वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं तो आपको साइंस के साथ रखना है, साइंस। तो साइन क्या है इसमें, प्लस। अगर इंक्रीज हो रहा है प्लस होगा, डिक्रीज हो रहा तो माइनस। तो ठीक है, यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू होगी +10, बी की होगी -10। यहाँ पे वैल्यू जब पुट करेंगे आप फॉर्मूले में, तो 10 ए की वैल्यू -10 बी की वैल्यू, ठीक है। ए 10 बी -10 प्लस 10 इंटू बी की वैल्यू है -10/100, ठीक है। ये 10 और 10 0 हो गए, तो यहाँ बच गया हमारे पास -100/100, तो ये हो गया -1%। तो ये जो आप सॉल्व करेंगे जब, तो ये आपका हमेशा जो है साइन के साथ आता है। तो माइनस यहाँ पे आपका इंडिकेट कर रहा है कि -1% आया है, तो आपका यहाँ पे नेट परसेंटेज चेंज जो हो रहा है वो आपका 1% डिक्रीज हुआ है पहले वैल्यू से, ठीक है। पहले जो आपका वैल्यू था वो 1% डिक्रीज हुआ है। तो फॉर्मूले में एक फ़ायदा ये है कि आपको लास्ट में साइन के साथ है, आपको कुछ अपना दिमाग लगाना नहीं है कि 100 में से अगर 99 आया तो 1% डिक्रीज आएगा, ठीक। तो ये -1% आया। आइए आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं फॉर्मूला डेरिवेशन, ठीक है। a + b + ab/100 जो नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला कैसे आखिर डिराइव हुआ है, कैसे बना है, क्योंकि जो पहले भी मैंने 1 + x/100 है वो कैसे आया वो भी मैंने आपको समझाया, ठीक है। वाइस वर्सा रूल में जो x/100 + x कैसे आया वो भी मैंने बताया कि जो पहले आए थे, पहले कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते थे। तो उसी तरीके से a + b + ab/100 नेट परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला वो आया कैसे, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ये देखते हैं। इसको मैं समझाऊंगा एक एग्जांपल लेके। तो अगर इफ़ ए नंबर y, अगर आप कोई नंबर मानते हैं y इंक्रीज़ हुआ है प्लस a परसेंटेज से, और फिर दोबारा इंक्रीज़ हुआ है b परसेंटेज से, तो नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा, ठीक है। अगर एक नंबर है जो इंक्रीज़ हुआ a परसेंटेज से, फिर इंक्रीज़ हुआ b परसेंटेज से, तो नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा। तो आपको पता है कि परसेंटेज चेंज का हमने फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला जो। तो हमने देखा होगा 1 y अगर नंबर है तो 1 प्लस इंक्रीज हो रहा है a/100 और b से इंक्रीज हो रहा है तो 1 + b/100, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई होगा y, तो ये हमारी फाइनल वैल्यू होगी। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आप होगा, जब ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 1 प्लस 1 × b/100 b/100 प्लस a/100 × a1 इक्वल टू a/100 a/100 प्लस b/100 इक्वल टू ab/10,000, ठीक। ये हमारा ब्रैकेट में वैल्यू आ गया। अब जब इसमें से एक 100 को कॉमन ले लेंगे, जब डिनोमिनेटर में कॉमन निकाल के रख देंगे तो आपकी वैल्यू सिंप्लीफाई होकर 1 यहाँ पे रह जाएगा, और ये आपका आ जाएगा a + b + ab/100, ठीक। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या है, ये a + b + ab/100। ये क्या है, ये x की वैल्यू आ गई। अब जब परसेंटेज चेंज निकालते हैं किसी चीज़ का, जब हम 10% निकालते हैं, आप देखते हैं ना, आप इसी जगह रखते हैं x/100 1 + x/100, तो ये उस चेंज की वैल्यू आई, ठीक है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ की चेंज की वैल्यू आ गई है आपकी फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला इस तरह से डिराइव होता है। और अगर आपको 3% चेंज के लिए निकालने हैं तो आप इसको 1 + c/100 भी कर सकते हैं आगे, ठीक है। उसका फॉर्मूला और बड़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि y में अगर आप 1 + x/100 इंटू करते थे तो इतना परसेंट चेंज होता है। तो ये नेट परसेंटेज चेंज का वैल्यू ये है, x = a + b + ab/100, ठीक। तो इस तरह से फार्मूला का डेरिवेशन हुआ। इस फार्मूला का डेरिवेशन समझना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि फार्मूलाज भी कहाँ से आते हैं, ठीक है। जब फार्मूलाज को जनरलाइज कर दिया जाता है तो वो फार्मूला ही हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक नोट है,
पढ़ लीजिए, ऑलवेज पुट द परसेंटेज वैल्यूज विद साइन, ठीक है। अगर डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है तो उसको साइन के साथ रखें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी आंसर में। तो यहाँ पे एक मेथड और है, फॉर्मूला इन सम कंडीशंस। कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पे ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको काम आएगा। कि यहाँ पे आप देखिए, एक दो बातों का ध्यान रखना। इफ़ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए, एक चीज़ क्या है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, और सेम मैग्नीट्यूड से हो रहा है, मतलब सेम नंबर हो रहा है, 10 ही इंक्रीज हो रहा है, 10 ही डिक्रीज हो रहा है। तो जब जब ऐसी कंडीशन आएगी कि एक नंबर इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है और दोनों नंबर सेम है, 10 है 10 है, अगर 20 है 20 है, दोनों नंबर सेम है, तो आप सीधा फॉर्मूला रख दीजिए -x/100 -x² 100, ठीक। ऐसे केसेस में आप रखिए -x² 100। x क्या है आपका, परसेंटेज 10, ठीक है। 10 की वैल्यू x है, तो x² है 10 × 10/100, आपको ये सीधा -1% डिक्रीज का नेट परसेंटेज चेंज दे देगा। तो ये यहाँ पे कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है और एक डिक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज नहीं, एक वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए और एक वैल्यू डिक्रीज, और दोनों सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अगर 10% बढ़ रहा है तो 10% ही घटे, 20% बढ़ रहा है तो 20% ही घटे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा समझना है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे इंक्रीज हो रहा है सेम मैग्नीट्यूड से और सेम मैग्नीट्यूड से डिक्रीज हो रहा है, तो हमेशा नेट लॉस होता है। ये माइनस हमेशा, ये मतलब वैल्यू जो भी आएगी आपकी हमेशा माइनस में ही आएगी, ठीक है। हमेशा नुकसान होगा। अगर 20% भी बढ़ रहा है और 20% घट रहा है तो भी -4% का लॉस होता है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली आप फटाफट इसको कर सकते हैं, x² करके उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए उस नंबर को। आशा करता हूँ आपको ये मेथड समझ में आया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये यूज़ होता है, जहाँ पे आपको बोलेगा कि आपको 10% का प्रॉफिट हुआ, फिर 10% का लॉस हुआ, तो अब उसका नेट परसेंटेज कितना आया मुनाफे का, ठीक है। उसको मुनाफा हुआ कि घाटा हुआ, वो आपको ऑप्शंस में दे देगा कि -1% इंक्रीज डिक्रीज, ठीक। तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस में भी इस लॉजिक का यूज़ होगा। तो वहाँ पे सिंपली आप -x² 100 रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन वही सेम है, इसको करने का एक अलग तरीका और है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि बोल रहा है कि इंक्रीज बाय 10% है, इंक्रीज बाय 10% है, तो आप इसको फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए, पहली वैल्यू जो है इंक्रीज प्लस 1/10। तो जो आपका डिनोमिनेटर होता है, जैसे मैंने प्राइस एंड कंजम्पशन वाले वीडियो में लिया था, डिनोमिनेटर आपको ओरिजिनल वैल्यू मान लीजिए, और चेंज्ड वैल्यू क्या थी, अगर मैंने बोला था प्लस है तो चेंज वैल्यू आप मान लीजिए, कंजम्पशन जो इसमें हम मान रहे थे, दोनों को ऐड करके यहाँ पे चेंज वैल्यू को 11 मानेंगे, 10 + 1, ठीक है। ये बढ़ के आपकी 11 हो जाएगी, चेंज हो जाएगी इंक्रीज वैल्यू। उसी तरीके से आपको डिक्रीज वाले का भी निकालना पड़ेगा, और अगर इसमें और सक्सेसिव दिए हुए हैं तो उसमें आप नीचे लिखते जाइए, ठीक है। और बाद में इसको मैं बताता हूँ क्या करेंगे लिखने के बाद। तो यहाँ -1/10 आएगा, 10 आपकी डिनोमिनेटर वाली ओरिजिनल वैल्यू, और 10 - 1, 10 का 10% ही डिक्रीज होगा तो 9 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो दो वैल्यूज आई आपकी 10 × 10 वो 100 हो जाएंगी, और चेंज्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी 99, ठीक है। ये पहले वाला ही केस हो गया जहाँ पे पहले ओरिजिनल वैल्यू 100 थी, डिक्रीज होकर 99 हो गए। तो एक का घाटा हुआ 100 पे, तो 1% का डिक्रीज आया, 1/100 × 100, ठीक है। 1/100 कैसे आया, एक का कमी आया 100 से, पहले ओरिजिनल वैल्यू 100 थी, फिर चेंज होकर 99 हो गया डिक्रीज होके, तो कितने से हुआ, 100 से हुआ है तो 100 नीचे आएगा, कितने से हुआ है मतलब जिससे हुआ है वो नीचे आता है, और कितना हुआ, 1 हुआ था, तो 1/100 × 100 = 1% डिक्रीज। और अगर ऐसी और भी वैल्यूज इसमें रहती, 3-4 वैल्यूज और रहती, तो आप सिमिलरली इसको नीचे करते जाते हैं, इसको चेंज वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करके फिर मल्टीप्लाई करके दोनों को, ऐसे आप दोनों का अंतर निकाल सकते हैं, ठीक। ये मेथड भी काफ़ी यूज़फुल है। आइए आगे बढ़ते हैं।
तो अभी हम चलते हैं परसेंटेज का। मैंने ऑलमोस्ट बेसिक्स कवर कर लिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत टॉपिक्स नहीं कवर कर पाए जो क्वेश्चंस के रूप में आते हैं। क्वेश्चंस तो परसेंटेज में आप तरह तरह के बना सकते हैं। तो जो मैक्सिमम क्वेश्चंस, जो इजी क्वेश्चंस और जो थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी थे, वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सेसिव परसेंटेज का था, और जो एक्सपेंडिचर प्राइस एंड कंजम्पशंस का था वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो अभी हम जानते हैं कि व्हाट टू लर्न इन परसेंटेज। अगर परसेंटेज में आप ये चीज़ें सीख लें तो आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से आ जाएगी, आपको प्रॉब्लम कोई नहीं आने वाली। तो क्या चीज़ें आपको सीखनी है? तो पहली चीज़ आप ये जानिए कि अगर आपको इनिशियल वैल्यू दी हुई है, ओरिजिनल वैल्यू, एक वैल्यू दी हुई है और उसकी चेंज्ड वैल्यू दी है कि वो बढ़ के, अगर माना कि 100 दिया हुआ है और आपको बढ़ के बोल रहा है कि चेंज वैल्यू दिया है 150, ठीक है। एक वैल्यू इनिशियल थी 100 और चेंज वैल्यू होगी 150, तो आपको उसमें परसेंटेज चेंज कितना है वो निकालना है, ठीक। तो अगर आपको मजबूत करना है कि आपको ओरिजिनल वैल्यू दी गई है और फाइनल वैल्यू दी गई है, तो आपको बीच का परसेंटेज निकालना आपको आना चाहिए, ठीक। ये आपको परसेंटेज में सीखना पड़ेगा, तभी आप इसमें आगे अच्छे से प्रॉफिट लॉस में भी इसको यूज़ कर पाएंगे। कि प्रॉफिट लॉस पूरा यही परसेंटेज चेंज निकालने पे ही है कि अगर आपको फाइनल वैल्यू दी है तो इनिशियल वैल्यू, सेलिंग प्राइस दिया है तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस दिया तो सेलिंग प्राइस निकालना है, उसमें आपको परसेंटेज प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो इसलिए परसेंटेज आप अच्छा करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका बेटर हो जाएगा। तो उसमें आप इनिशियल वैल्यू आपको दिया है, फाइनल वैल्यू देगा, आपको उसमें बीच का परसेंटेज कितना प्रॉफिट हुआ है, नुकसान हुआ, वो निकालना है। आइए दूसरी क्या चीज़ आपको मजबूत करनी है। तो आपको अगर ओरिजिनल वैल्यू दी है पहले और परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, तो आपको चेंज वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगर आपको ओरिजिनल वैल्यू मान लीजिए 100 दिया हुआ है और आपको बोल दे कि 20% बढ़ रहा है, तो फाइनल वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो आपको ये बहुत ईजी है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने बता दिया कि अगर ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ है और आपको परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, तो आप सीधा मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ करके अंत वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइनल वैल्यू। तो अगर 100 दिया है, 20% बढ़ रहा है, तो 100 इंटू 1.20 इक्वल टू 120, ठीक। एक एग्जांपल मैं साथ साथ देते जा रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे आपको देखना है कि चेंज वैल्यू कैसे निकालना। अगर आपको ये दो वैल्यू दी है, ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है, इनिशियल वैल्यू और परसेंटेज चेंज, तो आपको चेंज वैल्यू, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस पूरा यही बेस पे है, ठीक। आइए तीसरी क्या चीज़ मजबूत करनी है आपको परसेंटेज में। इफ़ ए परसेंटेज चेंज एंड चेंज वैल्यू गिवन देन फाइंड आउट द ओरिजिनल वैल्यू। तो यहाँ पे अगर परसेंटेज चेंज दिया हुआ है और चेंज्ड वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको ओरिजिनल वैल्यू पता करनी है। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर में मैंने ये मेथड भी कवर कर लिया है। हालांकि आपको ये हो सकता है पता ना चले स्ट्रक्चर में कि किस वाले में हुआ, तो ऐसे में बताता हूँ आपको कि अगर 150 वैल्यू हुई है, ठीक है, चेंज वैल्यू आपको 150 दे रहा है और आपको परसेंटेज चेंज दे रहा है 10, ठीक है, कि 10% इंक्रीज हुआ है, 10% इंक्रीज हुआ है, तो आपको कितना हो जाएगा 150/1.1, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 1500/11। तो इस तरीके से आपको इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए कि कैसे आप कन्वर्ट करके मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यूज़ करके इनिशियल से फाइनल वैल्यू, परसेंटेज चेंज अगर दिया है तो चेंज वैल्यू दिया है तो इनिशियल वैल्यू कैसे निकाल पाए, ठीक। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए ओरिजिनल वैल्यू एंड चेंज वैल्यू पे। अगर यहाँ ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है 100, ठीक है, अगर ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है 100 और इंक्रीज बाय सम परसेंटेज देन इट बिकेम 156, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। इनिशियल वैल्यू 100 दिया है, चेंज वैल्यू 156 है, तो यहाँ पे 56 का अंतर है, ठीक है। 56 का अंतर किससे भी आया है, 100 से आया है, तो 56/100 इंटू 100 56%, ठीक है। आइए सेकंड मेथड चलें। अगर ओरिजिनल वैल्यू दी है और परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, तो हमें चेंज वैल्यू देखनी है। तो ओरिजिनल यहाँ वैल्यू दी है, अगर क्वेश्चन में 100 और कह रहे हैं कि 16% इंक्रीज हो रहा है, तो व्हाट इज़ द फाइनल वैल्यू। तो 100 + 16% आप ऐसे कर सकते हैं, या तो 100 इंटू 1.16 कर सकते हैं, 160 मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड से। सेकंड वाले में मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड आपको बहुत ही काम किया, और थर्ड मेथड में भी आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला बहुत काम आएगा। इसमें कहते हैं कि अगर आपका परसेंटेज चेंज दिया हुआ है और चेंज वैल्यू दी हुई है, तो आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपके क्वेश्चन में कहता है कि इफ़ ए वैल्यू इज इंक्रीज बाय 10% और वो बन गई है 110,
देन व्हाट इज़ द ओरिजिनल वैल्यू। तो अगर आप उस इनिशियल नंबर को मानते हैं x और वो हो गई है 110, तो कितने से हुई है 10% इंक्रीज होने के बाद। तो जब x इंक्रीज बाय 10% हुआ तो मीन्स x इंटू 1.1 हुआ, तभी तो 110 हुआ। x इंटू 1.1 इजकल टू 1.10 110। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x 110 अपॉन 100 इजकल टू 110, तो x इजकल टू 110 अपॉन 110 इजकल x इजकल टू 100। तो ये आपकी इनिशियल वैल्यू आ गई। ठीक है, इनिशियल वैल्यू 100 थी, जो आपकी 10% बढ़ी तो 110। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इनिशियल से फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू, परसेंटेज दिया है। दो वैल्यूज दी जाएंगी, आपको बोलेगा थर्ड पता करनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं परसेंटेज में आपको पता करने के लिए। और अगर आपने ये सब चीज़ें मास्टर कर ली तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि मेरी ये बनाई हुई वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगी। और इन्हीं क्वेश्चंस और इन्हीं कंसेप्ट बेस पे मैंने बहुत सारे परसेंटेज के कम से कम 150-200 ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं, और मैं पोस्ट कर रहा हूँ। और भी जगहों से मैं क्वेश्चन लेके उसके इजी मेथड्स में बताने की ट्राई कर रहा हूँ कि जो बच्चों को समझ में आए। ऐसे मेथड्स नहीं जो ट्रिकी हों। मैं कंसेप्चुअल बेसिस थोड़े ज़्यादा कराता हूँ आंसर्स, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स क्या होते हैं आपको मेथड से रट्टा कराएंगे कि अगर आपका बोलेगा कि 20% इंक्रीज़ हो रहा है तो आपकी डिक्रीज़ होने वाली वैल्यू क्या है, तो +1/5। आपको इस बोलेगा कंजिक्यूटिव नंबर, इसको देखना, अगर ऊपर न्यूमरेटर 1 है तो इतनी सारी चीज़ें कौन देखता है एग्ज़ाम्स में। आपको वो सब चीज़ें फिर दिमाग में रट के रखनी पड़ेगी कि अच्छा ऐसा आएगा तो हमें ऐसी चीज़ें करनी है। तो ऐसा नहीं होता है एग्ज़ाम्स में। कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप फटाफट बोल सकते हैं। अगर कंसेप्ट लर्न करने के बाद आप ट्रिक सीखते हैं तो ठीक है, लेकिन कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सब बेसिक छोटी छोटी चीज़ें परसेंटेजेस की नहीं सीखेंगे, अभी अगर आपने ये सब चीज़ मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर मास्टर कर लिया, ये वाली वैल्यू, ये जो 3 मेथड्स मैंने जो व्हाट टू लर्न इन परसेंटेज अगर आपने सीख लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस आपके लिए खेल हो जाएगा। बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। तो आपको मैंने अभी पूरे वीडियो की लेंथ हो रही है करीब 101.5 घंटे करीब हो गई है। इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह होगी तो कुछ हो सकता है कि कम हो जाए। ठीक है, 1 घंटे 40 मिनट है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ मैं। ठीक, तो यहाँ परसेंटेज बेसिक्स को मैंने मतलब समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की। हो सकता है कि कुछ बच्चों को समझ में ना आए क्योंकि वो हो सकते नए हो, मेरा समझाने का तरीका भी उनके समझने के तरीके से मैच ना खा रहा हो, तो मैं क्षमा चाहूँगा उन लोगों से। हालांकि मेरी कोशिश यही है कि सभी बढ़ें, सभी आगे साथ साथ चलें और अच्छे अच्छे पोस्ट पे सभी लोग रहें, कभी किसी को कोई कमी ना हो। तो आप सभी को धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मैथोमैटिक्स को। ठीक है, मेरा चैनल है मैथोमैटिक्स, और इसको सब्सक्राइब, लाइक, और अपने जो फैमिली मेम्बर्स जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, उन सबको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिए। आशा करता हूँ आप मेरा ये छोटा सा काम